नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी चैनल फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इस लेक्चर में हम लोग एशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री का जो तमिलनाडु बोर्ड के बुक में दी गई है उसका अध्ययन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग मैप का भी यूज करते रहेंगे, जिससे हमारे आने वाले एग्जाम में मैपिंग के बेस पर भी अगर क्वेश्चन आए तो हम उसको सॉल्व कर सकें। और ये हमको सभी लोग को मालूम है कि एशियंट और मेडिवल हिस्ट्री से जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें हल करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि हिस्ट्री के बहुत सारे सोर्स हैं। एक सोर्स पर डिपेंड होना मतलब कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी की तरफ जाते हैं तो एनसीईआरटी भी बेस्ट बुक है, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम ये है कि उसमें क्रोनोलॉजिकल जो दिया गया है वो सही तरह से क्रोनोलॉजी नहीं है। जबकि हम तमिलनाडु बोर्ड के बुक को देखते हैं तो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में और एक क्रोनोलॉजिकल वे में लिखी गई है, जो कि हमें समझने में बहुत आसान और कम इफोर्ट लगाकर हम इसको समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और अपने आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग लेसन 5 पढ़ेंगे और लेसन 5 में जो है इसमें दिया गया है राइज ऑफ मगधा एंड अलेक्जेंडर इन्वेंशन। तो यहाँ पर राइज ऑफ मगधा की बात की गई है। राइज ऑफ मगधा मतलब कि 16 महाजनपद 16 महाजनपद में से एक महाजनपद का कैसे राइज होता है उसके बारे में, अलेक्जेंडर कैसे इंडिया में अटैक करता है, कैसे इंडिया पर आता है, उसके बारे में कहानी इसमें मिलेगी पढ़ने को। तो राइटर ये बोल रहा है कि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको क्या कौन सा नॉलेज एक्वायर करेंगे। तो इसमें पहला बोल रहा है द राइज ऑफ मगधा अंडर द हर्नेक्या डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी एंड नंदा डायनेस्टी। एंड 3 डायनेस्टी के अंदर कैसे मगधा राइज करता है। सेकेंड बोल रहा है कि इसके बाद आपको बिंबिसार का अचीवमेंट एंड अजातशत्रु का अचीवमेंट, बिंबिसार और अजातशत्रु का जो अचीवमेंट है उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, हमको नॉलेज हो जाएगा कैसे क्या क्या उसका अचीवमेंट था बिंबिसार और अजातशत्रु का। पर्शियन इन्वेंशन एंड देयर इम्पैक्ट, यानी पर्शियन का इन्वेंशन कैसे हुआ उसके बारे में इसमें इन्फॉर्मेशन, पर्शियन इन्वेंशन के बारे में हम लोग को नॉलेज मिलेगा, उनका इम्पैक्ट मिलेगा हमें कि क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन सोसाइटी पर। कॉज, रीजन एंड कोर्स ऑफ द अलेक्जेंडर इन्वेंशन, इफेक्ट ऑफ द अलेक्जेंडर इन्वेंशन। तो अलेक्जेंडर के इन्वेंशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडियन सोसाइटी पर उसके बारे में हमको नॉलेज हो जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे इसको पढ़ने के बाद हमको इतने नॉलेज मिलेंगे जिसको राइटर बोल रहा है। तो इसको पढ़ने से पहले हम कहेंगे कि जो अब तक हम लोग पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले तो अच्छा रहता। तो हम लोग इसके पहले पढ़े थे रिलीजियस मूवमेंट इन एशियंट इंडिया। क्या रिलीजियस मूवमेंट इन एशियंट इंडिया। तो रिलीजियस मूवमेंट हम एशियंट इंडिया में जब पढ़ते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि इस समय एक घटना नहीं होती है। 6th सेंचुरी के अगर टाइम की बात करें तो 6th सेंचुरी टाइम में एक घटना नहीं होती है कि एक घटना इवेंट हो जाती है उसको हम जान जाए। तो इसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें अगर हम देखते हैं, अगर इस मैप को ध्यान से हम देखेंगे तो हमें 6th सेंचुरी के लगभग अप्रोक्सिस इन्फॉर्मेशन मिलेगा। 6th सेंचुरी के अप्रोक्सी 6th सेंचुरी में क्या हो रहा था उसके अप्रोक्सी हमें ये एक सिंगल मैप में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। अगर इस इन्फॉर्मेशन से होगा हम इसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें से हम इचेक कर सकते हैं। अगर इसमें देखते हैं तो 6th सेंचुरी BC के टाइम पर क्या हो रहा है, तो 6th सेंचुरी BC के टाइम पर अगर हम ये देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए राइज ऑफ बुद्धिज्म का एरिया अपना दिखा रहा है कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर राइज ऑफ बुद्धिज्म हो रहा है एंड बुद्धिज्म का राइज हो रहा है इस वाले एरिया में, ठीक, जो ब्लू कलर से दिखाया गया है राइज ऑफ बुद्धिज्म। इसको अगर हम देखते हैं तो राइज ऑफ बुद्धिज्म इस वाले एरिया में माला और बज्जी और मगधा वाले ये हिमालय के फुटहिट वाले एरिया पर है। और इसमें एक दिखाया गया है हमको, एक अगर नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं तो ये इंडस वाले देखते हैं तो इंडस सिविलाइजेशन का ये एक्सपेंड दिखाएगा। इंडस सिविलाइजेशन इतना में एक्सपेंड थी, ये रहा ये। एंड यहाँ पर बलूचिस्तान में सुटका और यहाँ पर मांडा नॉर्थ में, साउथ में देखें तो यहाँ पर मुंबई, महाराष्ट्र में दाइमाबाद और उत्तर प्रदेश में आलमगीर। तो ये 4 ये दिखाना चाह रहा है, ठीक। और इसी पर टाइम पर अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये देखते हैं कि आर्यन आते हैं। तो ये वाला रीजन जो है आर्यन का सप्त सिंधु वाला, लेटर अगर देखते हैं लेटर आर्यन का रीजन ये हो जाता है गंगा यमुना वाला दोआब वाला,
लेटर इन। अब उसके बाद जब उनका डिक्लाइन होता है तो जन क्या बन जाते हैं, लेटर वैदिक पीरियड में जो जन रहते हैं, जन, यही जन जो है जनपद हो जाते हैं। जन क्या होते हैं, जनपद कब बन जाते हैं, जनपद हो जाते हैं। तो 60 महाजनपद राइज होते हैं लेटर वैदिक पीरियड के डिक्लाइन होने के बाद। और इसी टाइम जब 60 महाजनपद राइज हो रहे थे तो हम ये देखते हैं कि इसी टाइम हमको यहाँ पर अखमेनिया एम्पायर दिखाई देता है। वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में देखें तो यहाँ पर अखमेनिया एम्पायर दिखाई देता है। जो अखमेनिया एम्पायर धीरे धीरे आ जाता है कहाँ तक, सिंध रीजन तक, सिंध और पंजाब वाले रीजन तक अपन कैप्चर कर लेता है। और ये अखमेनिया एम्पायर ही फुटप्रिंट देता है किसको, अलेक्जेंडर को आने का। ये उसके लिए लैंड तैयार करता है, अखमेनिया एम्पायर अलेक्जेंडर के लिए लैंड तैयार करता है, इंडिया आने का रास्ता बनाता है अखमेनिया एम्पायर वास्तव में कहा जाए तो अखमेनिया एम्पायर सोचिए जब अलेक्जेंडर से भी युद्ध करता है, अलेक्जेंडर से भी द्राइसस थर्ड जो है, द्राइसस डी थर्ड हमको बोले तो द्राइसस थर्ड जो है अलेक्जेंडर से युद्ध करता है। अलेक्जेंडर से जब युद्ध करता है तो उस समय इंडियन को लेके इंडियन को सेना के रूप में यूज करता है, यानी इंडियन आर्मी का लेके यूज करता है, उससे अलेक्जेंडर से युद्ध करता है, लेकिन द्राइसस थर्ड हार जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये मैप में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए बोल रहा हूँ ये मैप बहुत ही इन्फॉर्मेटिकल है और मैप के थ्रू हम अपने हिस्ट्री को आराम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर मगध, ये वाला रीजन में देखते हैं तो मगध है कहाँ पर, तो गंगा और सोन नदी यानी बिहार वाले। फिर अंगा, यहाँ पर देखें तो अंगा है, अंगा की राजधानी चंपा, अंगा की राजधानी याद कर लीजिए चंपा, ये आपको पढ़ने को हमको भी मिलेगा तो इसलिए कर रहा हूँ, अंगा की राजधानी चंपा, इसको याद कर लीजिए, अंगा की राजधानी चंपा। तो ये चंपा वाला रीजन है कहाँ पर, तो गंगा यमुना, गंगा का ये जब वेस्ट गंगा कहाँ पर है, तो अंगा ट्यों आपका बिहार के लास्ट और वेस्ट बंगाल का एरिया में, यानी फुट हिल जो हिमालय का है वहाँ पर। मगधा आपका राजगृह, इसकी राजधानी है राजगृह। काशी की राजधानी वाराणसी या कौशाम्बी कह सकते हैं, ये कौशाम्बी वाला एरिया है। ठीक, ये माला जो है कुशीनारा, भज्जी वैशाली, भज्जी का वैशाली। ठीक, कोसल श्रवस्ती, पंचाल का अंतरिक्ष खेड़ा या हस्तिनापुर, यहाँ पर अंतरिक्ष खेड़ा देख रहे हैं, यहाँ पर आयरन के स्रोत मिले हैं, आयरन, वहाँ अंतरिक्ष खेड़ा का वो भी मेरा इंस्क्रिप्शन भी है। ठीक है, यूपी में यमुना रिवर पर देखिए ध्यान से। अब यहाँ देखिए कुरुक्षेत्र, ये कुरु का है, कुरु इंद्रप्रस्थ, ये कुरु वाले रीजन में कहेंगे तो इंद्रप्रस्थ। अब मत्स्य का विराटनगर, ये वाला रीजन मध्य प्रदेश वाला रीजन में। अब यहाँ से भी याद कर सकते हैं कुरु, आप कर सकते हैं कि ये कौरव और पांडवों का, तो कौरवों का यहाँ पर ये साम्राज्य था भरत। मत्स्य बोलते हैं तो जब कौरवों को अज्ञातवास मिलता है तो यहीं पर वो लोग रूप बदल के रहते हैं मत्स्य, अगर महाभारत से याद करने का तरीका देखें तो। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं सूरसेन जो है मथुरा, इसकी राजधानी मथुरा, ये पूछता है सूरसेन कहाँ पर। ठीक, वत्स्य देखिए, वत्स्य यहाँ पर है। ठीक, शुक्तिमाटी वत्स्य। छेदी का विदिशा, छेदी याद होना चाहिए, छेदी का विदिशा। अवंती उज्जैन, छेदी अवंती मध्य प्रदेश में है, मत्स्य भी मध्य प्रदेश में है। ठीक, और यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये अस्मका गोदावरी रिवर पर, यहाँ पर अस्मका की राजधानी कहाँ पर, पोटना, ये कृष्णा रिवर पर है। अब ध्यान से देख सकते हैं सब रिवर भी इंडिकेट है, कोई इसमें एकदम क्लियरिटी है, अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए थोड़ा सा तो हम पाते हैं कि देखिए यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं तो यहाँ पर पुष्कलावती तक्षशिला। ठीक, और यहाँ पर अगर ऋग्वैदिक लेटर वैदिक काल में जब इसका डिवीजन होता है तो देखिए इसको उत्तर पथ बोलते हैं, इसको बोलते हैं दक्षिण पथ, इसको मध्यम पथ, ये वाला रीजन। ठीक, तो हमें यहाँ पर इतना इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए कि ये क्या। अब इसको ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे थोड़ा, ये इसको मैप को अगर आप ध्यान से देख लिए तो गोदावरी के बाद इतना है। ठीक ना, आप इसमें और क्या जानना है, तो अगर थोड़ा सा अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन का ध्यान रखते हैं तो यहाँ पर हड़प्पा है, यहाँ पर मेहरगढ़ है, यहाँ मोहनजोदाड़ो है। ठीक, ध्यान दीजिए, यहाँ गनवेरी वाला है, यहाँ पर लोथल है, यहाँ पर आपका देखेंगे तो ये आपका धौलावीरा।
और कुछ बच रहा है तो इस मैप का पूरा हम लोग पोस्टमार्टम कर दिए। ठीक ना। नर्मदा रिवर जो है, ये नर्मदा रिवर को अगर ध्यान से देखें, ये नर्मदा रिवर, तो विदिशा नर्मदा रिवर के जस्ट नॉर्थ में, जस्ट नॉर्थ में, ठीक। अब यहाँ आप कर सकते हैं जस्ट नॉर्थ में नर्मदा, ठीक, विदिशा। साउथ में देखते हैं तो साउथ में जब यहाँ पर महाजनपद का चल रहा था तो यहाँ पर आयरन एज और मेगालिथिक कल्चर चल रहा था, ठीक। और यहाँ पर ये वाला एरिया में देखते हैं तो यहाँ पर संगम एज शुरुआत होती है। कब? जब मगध, जब अशोक चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना की एम्पायर आती है, तब। अभी नहीं हुआ है। बोला जाता है कि 300 BC से 300 AD तक चलता है। तो हम अप्रॉक्सी मान के चलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेके चंद्रगुप्त एम्पायर तक चलता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट तक। हम तो यही मान के, या तो गुप्ता एम्पायर के राइज होने तक चलता है, ठीक। तो यहाँ पर नहीं दिया है तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पालक स्ट्रेट है, यहाँ पर गोल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ गोल्फ ऑफ खंबाट है, गोल्फ ऑफ कच्छ है, हिंदू इंडस रिवर का डेल्टा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हल्का सा पिंक कलर में है वो लेटर वैदिक का रीजन है, और जो डार्क रेड में है वो वैदिक कल्चर है। एक मैप में सभी इंफॉर्मेशन हम लोग अब तक जो पढ़े हैं इसमें है। अगर हम बात करें 6th सेंचुरी इंडिया की, तो मान लीजिए एक इंडिया का, ये इंडिया है, और 6th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 6th सेंचुरी BC की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक साथ कई घटनाएं होती हैं। ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमको कन्फ्यूजन हमारा बना रहेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि फर्स्ट फेज क्या होता है, तो फर्स्ट क्या होता है कि हमारा वैदिक पीरियड का डिक्लाइन होता है। वैदिक कल्चर आप नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में इसको, बहुत इम्पोर्टेंट है। कल्चर डिक्लाइन होता है, ठीक। वैदिक कल्चर डिक्लाइन होता है। और इसके इम्पैक्ट में क्या होता है कि रिलीजियस मूवमेंट चलते हैं। क्या? रिलीजियस मूवमेंट राइज होते हैं, राइज, ठीक। अब इसमें से 2 रिलीजियस मूवमेंट शुरुआत होते हैं, बुद्धिज्म और एक जैनिज्म, ठीक। फिर उसके बाद इधर से अखमेनिया एम्पायर फिर आता है। इसी टाइम अखमेनिया फॉरेन इन्वेंशन अगर हम बोलें तो इसी टाइम फॉरेन इन्वेंशन भी होते हैं। फॉरेन इन्वेंशन, ठीक। और इसी टाइम राइज ऑफ महाजनपदा, तो 16 महाजनपदा राइज होता है। तो ये सब एक ही साथ चल रहा होता है, ये ना कि एक हो गया तो दूसरा आएगा। क्योंकि अब जैसे वैदिक कल्चर का हम लोग कहेंगे तो लोग बोलेंगे कि वैदिक कल्चर तो ख़त्म हो गया था 6th सेंचुरी तक। नहीं, अगर कोई कल्चर स्टार्ट होता है क्या तुरंत यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक आनी, मतलब कि कल्चर स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है और B पॉइंट पर आते ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कैसे? या वैदिक कल्चर आज हमारे इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं देखा। आप ग्रामीण एरिया में जाइए तो आपको वैदिक कल्चर आज भी दिखाई दे रहा है। लोग पशुओं पर निर्भर रहते हैं, किस खेती करते हैं, कोई इंडस्ट्री भी उतने नहीं है। आज भी गांव में जाऊंगे तो बटर सिस्टम, अभी कोरोना आया था तो बटर सिस्टम पर सब लोग हो गए थे, वस्तु के बदले वस्तु लेने लगे। तो वैदिक कल्चर आज भी है, बस उसका कुछ एरिया में है, कुछ एरिया में नहीं है। अब अर्बन एरिया में आएंगे तो वैदिक कल्चर नहीं है। आज भी धर्म, आज भी अगर देखें तो अब आप अर्बन एरिया में आएंगे तो थोड़ा सा वैदिक कल्चर का रूप अलग है। आज भी रिलीजियस के लोग मारपीट कर रहे हैं, वैदिक कल्चर आज भी है, तो ख़त्म नहीं होता है, उसका डिक्लाइन होता है, एंड नहीं हो जाता है, ठीक। उसी तरह से उसी टाइम जब 6th सेंचुरी BC का पीरियड चल रहा था तो उस टाइम पर इंडिया में ये घटनाएं हुई। वैदिक कल्चर डिक्लाइन कर रहा था, रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हो गए, और 16 महाजनपदों का राइज हो रहा था, और फॉरेन इन्वेंशन हो रहा था। ये 4 घटनाएं एक साथ हो रही थी,
ठीक। तो इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे। अब इसको अलग अलग नहीं, अब भले चैप्टर दे दिया है कि ये अलग है, इसको अलग है, अगर एक ही साथ करेगा तो क्या होगा, जब हौच पौच हो जाएगा तो हमको समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर ये आपको समझना है कि बुद्ध और जैनिज्म दोनों एक साथ राइज होते हैं। बस खाली पीरियड कितना, 10 साल 15 साल उधर है। जैन महावीर जब जैन आते हैं तो आप समझ सकते हैं। तो उसी टाइम जब आप देखिए, जब पर्शियन का इन्वर्सन हो रहा है, तो पर्शियन देखिए 6 BC में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल के रिपब्लिक मर्ज हो रहे थे, मगधा भी इंपायर बढ़ा हो रहा था। अब 516 BC के आसपास देखिए ईरानियन रूरल जो है एनेक्स कर लेता है, पंजाब और सिंध को एनेक्स कर लेता है। ये 516 कब का टाइम है, खुद सोचिए। देखिए बुद्ध जी का जन्म 563, डेथ कितना है तो 483। आप कंपेयर कर लीजिए। रिलीजियस मूवमेंट शुरू हो उधर चल रहा था, इधर ये अखमिनिया एम्पायर आके यहाँ पर सिंध और पंजाब से एनेक्स करके वहाँ से टैक्स ले रहा था। दरियस था, वो ले रहा था। 4th सेंचुरी में का ग्रीक कंकोर्ड द ईरानियन एम्पायर। अब 4th सेंचुरी में जो ग्रीक हैं अलेक्जेंडर वाला, वो आके इनको ईरानियन वाला एरिया को कैप्चर करता है। फिर अलेक्जेंडर 326 BC के आसपास इंडिया की तरफ आ जाता है, इंडिया को इन्वेंट करता है। और सबसे पहले वो अम्बी से मिलता है। अम्बी डर के मारे क्या होता है, तक्षशिला का राजकुमार होता है, अम्बी डर के मारे क्या करता है कि इनके शरण में चला जाता है। और लेकिन वहीं पर झेलम के पास मिल जाता है पोरस से ज़बरदस्त फाइट होती है, जिसको हम हाइडे बैटल ऑफ हाइडे पास कहते हैं। तो ये सभी घटनाएं उसी टाइम की है, एक के बाद एक नहीं हो रही है, ठीक है ना। अगर इसको मैप में देखें तो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि जब महाजनपद का टाइम था तो ये कहानियाँ चल रही थी, ठीक है। ये महाजनपद का टाइम है। तो यहाँ पर देखिए कंभोज है, यहाँ गंधार तक्षशिला है, यहाँ कुरु, मत्स्य विराट, भज्जी, वैशाली, अंगा, चंपा, वंगा यहाँ पर है वेस्ट बंगाल वाला रीजन में, एंड डेल्टा के पास वेस्ट बंगाल, गंगा की डेल्टा वेस्ट बंगाल, मगधा यहाँ पर, काशी, वाराणसी, कौशाम्बी, वत्स्य, कौशल, पंचाल, माला। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर देखने की कोशिश करें तो समझने की, तो ये हिमालय का फुटप्रिंट है, फुट हिल है। फुट हिल वाले रीजन पर ये रिपब्लिक थे, ये सब रिपब्लिक थे। अवंती आप यहाँ पर देखिए, अगर फिर अब थोड़ा सा मैप में देखते हैं तो ये देखिए, ये पर्शियन का इन्वेंशन हो रहा है, पर्शियन आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर दरायसस सेकेंड, दरायसस फर्स्ट, देखिए झेलम तक, बियॉन्ड द झेलम 486 तक आ गया था। 486 की कहानी है। कंभोज, गंधार, ये देखिए पूरा दरायसस का ये पर्शियन का एरिया है 486 के टाइम पर, सोच रहे हैं। तो यहाँ पर वही मैं आपको ये चीज़ मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि एक घटना होने के बाद दूसरी घटना नहीं हो रही, यहाँ पर सभी घटनाएं एक दूसरे के कंटेम्पोररी चल रही है, ठीक। तो इसी कंटेम्पोररी को हमें समझना है कि यहाँ पर महाजनपद राइज कर रहे हैं। अब इसमें से 16 महाजनपद में से हम अभी पढ़ेंगे, 16 महाजनपद में मालूम चलता है कि केवल 4 महाजनपद बचते हैं, फिर 4 में से पता चलेगा कि एक बचेगा मगध, ठीक। रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन में अभी थोड़ा सा बाकी है, तो इसको भी थोड़ा सा एक बार कर लेते हैं। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म राइज होने का रीजन क्या आती है यहाँ पर, अगर इसको हम तो 4 रीजन हमको मिलता है, 4 रीजन देखा जाए तो 4 रीजन। पहला रीजन है कि रिलीजियस अनरेस्ट, इंडिया में रिलीजियस अनरेस्ट हो जाता है, जिसके कारण रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, ठीक। दूसरा सोशल फैक्टर इतना बढ़ जाता है कि लोगों के बीच में जो बॉन्डी था, कम्युनिकेशन था, जो टॉलरेंस था, वो ख़त्म हो जाता है। और इसका मेन रीज़न है रिजिड कास्ट सिस्टम। इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक में ये होता है कि जो ब्यास सोसाइटी थी, वो उन्होंने ब्यास जो है कम्युनिटी, उनका इकोनॉमिक कंडीशन हाई हो जाता है, वो नहीं चाहते हैं कि हमको ज़्यादा पैसा देना पड़े रिलीजियस के नाम पर, इसलिए वो बगावत करते हैं, ठीक। और दूसरा कि यहाँ के क्षत्रियों का भी क्या होता है कि वहाँ पर जो डोमिनेशन था वो ख़त्म होने लगता है, और उनके जो क्षत्रियों का एरिया था वहाँ पर प्रिस्टी क्लास इंटर कर जाते हैं, उनको इंटरफेयर करते हैं। तो इसलिए यहाँ 4 रीजन आपको मिला, 4 रीजन आपको याद रहेगा। अगर ये मेंस में भी लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। फिर अब वर्धमान के बारे में, तो वर्धमान का जन्म जो हुआ था 540 आसपास याद कर सकते हैं, 539 है, और 467 में इनका डेथ हो जाता है। इनके 24 तीर्थकार थे जैन के, और ये बॉर्न एट द कुंडाग्राम नियर वैशाली। पिता का नाम सिद्धार्थ, मदर इज त्रिशला, वाइफ इज यशोदा,
ठीक। और ये जब ये हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं तो उसको केवल गाना बोलते हैं, केवल गाना बोलते हैं। ठीक। इनका डेथ जो होता है पावा नियर राजगृह के पास होता है। और इन्होंने तीन जो 3 प्रिंसिपल दिए थे जैनिज्म में, जिसको त्रिरत्न कहा गया है, 3 जेम कहा गया, जिसमें से फर्स्ट है राइट पथ, राइट फैथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। और ये राइट कंडक्ट करने के लिए इन्होंने 5 ग्रेट वाव दिए, 5 ग्रेट वाव। पहला, नॉट टू इंजुरी द लाइफ, नॉट टू लाई, झूठ मत बोलो, नॉट टू स्टील, चोरी मत करो, नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एक्वायर मत करो, नॉट लीड टू इमोरल लाइफ, इमोरल लाइफ, इमोरल यानी अनैतिक काम मत करो। और यहाँ पर बुद्ध जी हो और ये क्या बोलते हैं जैन जी, दोनों लोग अहिंसा परमो धर्म की तरफ बात किए हैं। गांधी जी भी इन्हीं को इस चीज़ को फॉलो किए, और अहिंसा परमो धर्म, तो गांधी जी से भी याद कर सकते हैं। ठीक। और ये बोलते हैं कि हाइयर, अपने आप को कष्ट में रखो, सिर्फ टॉर्चर की बात करते हैं जैन जी। ठीक। ये भगवान को मानते ही नहीं है, गॉड को जिस खत्म, वैदिक रिचुअल को भी नहीं मानते हैं, सब कुछ रिजेक्ट कर देते हैं, वैदिक रिचुअल अथॉरिटी, गॉड की अथॉरिटी को, यहाँ तक कर देते हैं कि कोई किसी से क्रिएट नहीं हुआ, जो साउल है उस सब में, आत्मा सब में निवास करती है, और हमें किसी भी प्राणी को मारना नहीं है, अहिंसा करना। यहाँ तक अहिंसा ये इतना ज़्यादा फॉलो कर लेते हैं, कल्चर को भी ये प्रैक्टिस बैन कर देते हैं, जिसमें छोटे मोटे कीड़े और ये नंगे पुंगे रहते हैं, कपड़ा तक नहीं पहनते हैं, और जैनिज्म का प्रसार करते हैं। और इनके संघ बनाया जाता है, संघ में मैन और वुमन दोनों भाग उसमें एडमिट होते हैं। और ये चंद्रगुप्त के टाइम क्या होता है, गंगा वैले में फेमाइन आ जाता है, और फेमाइन के कारण क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चला जाता है, जहाँ सरवन बेलगोला में, वहाँ पर जाने चला जाता है। और यहाँ पर जो गंगा वाले रीजन में जो रहते हैं, गंगा वाले रीजन में स्थिल बाहु होते हैं, ये अपना कोड ऑफ कंडक्ट चेंज कर देते हैं और श्वेत वस्त्र धारण करने लगते हैं। जब श्वेत वस्त्र धारण करने लगते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और ये 2 पार्ट में टूट जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है। और इनका 2 काउंसिल होता है, फर्स्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में होता है और स्थिल बाहु के द्वारा होता है, दूसरा जो होता है थर्ड BC में पहला होता है, दूसरा टर्न वल्लभी में होता है 5th सेंचुरी AD में। ठीक है। और इसी टाइम 12 अंगा जो काउंसिल, सेकेंड काउंसिल 12 अंगा जो है लिटरेचर, जैन लिटरेचर का कंपाइलेशन होता है। बुद्ध जी की बात करते हैं तो बुद्ध जी के इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ गौतम। ये बुद्ध जी के ये बौद्धिज्म के फाउंडर थे। इनका जन्म 567 है, कहीं 563 भी है, जो भी आपको याद रहे। इनका जन्म कपिलवस्तु के नियर लुम्बिनी में हुआ था। फादर का नाम शुद्धोधन और शाक्य क्लैन के थे, माता का नाम माया देवी। और जन्म के समय जब इनका बर्थ हुआ तो उसी समय इनके माता का मृत्यु हो गया, तो इनको पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक। और 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई, और इनकी पत्नी वाइफ का नाम यशोधरा था, सन का नाम राहुल। और ये 4 सीन देखते हैं और इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और सत्य के ट्रूथ में चला जाता है। सबसे पहले ओल्ड मैन देखते हैं, उसके बाद बीमार आदमी देखते हैं, उसके बाद डेथ आदमी देखते हैं मरा हुआ, फिर उसके बाद एक सन्यासी देखते हैं। तो सन्यासी को देखते हैं तो उनके मन में आता है कि वास्तव में दुनिया में क्या चल रहा है, तो उसी की खोज में चल देते हैं। तो ये बहुत सारे संतों से मिलते हैं, लेकिन कोई इनको संतुष्ट नहीं कर पाता है। इनका पहला गुरु अलार कलमा था, और ये अपना सत्य को खुद खोजने लगते हैं, और जब ये खोजते हैं तो इनको इनलाइटमेंट हो जाता है। जब इनलाइटमेंट हो जाता है तो सिद्धार्थ से ये बुद्ध बन जाते हैं, और इनलाइटमेंट को निर्वाण बोला गया है। जब घर छोड़ते हैं उसको महान अभिनिष्क्रमण बोला गया है। ठीक। और इनलाइटमेंट जब होता है तो ये अपने चाहते हैं सारनाथ जाते हैं, अपने शिष्यों को सारनाथ में पहला उपदेश देते हैं। ठीक। उसको सारनाथ धर्मचक्र परिवर्तन बोला गया है। कुशीनारा के पास इनका डेथ हो जाता है 80 साल के उम्र में। अब इनके कुछ इम्पॉर्टेंट इनके शिष्य हैं, जो सारिपुत्ता है, मंगलानंद आनंद है, कश्यपा है, उपाली है, प्रसन्नजीत जो कौशल का राजा, और बिंबिसार और अजातशत्रु मगध का राजा, इनके डॉक्ट्रिन को फॉलो करता है। और सबसे ज़्यादा ये जब अशोक जब राजा बनता है तो वो उस समय बुद्धिज्म मतलब अपने चरम पर चला जाता है। और ये बुद्ध जी बनारस घूमते हैं, राजगृह घूमते हैं, सरस्वती जाते हैं, श्रावस्ती, वैशाली, नालंदा और पटलीग्रामा, इतने एरिया में बुद्ध जी घूमते हैं और अपने प्रचार करते हैं। और बुद्ध जी एक और भी किए
गॉड लाइक क्वेश्चन, मेटाफिजिकल क्वेश्चन पर ये साइलेंट रहते हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते हैं, कोई रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते हैं। ठीक, और ये यहाँ तक बोलते हैं कि रीबर्थ को मानते हैं, भगवान पर ये साइलेंट हो जाते हैं, भगवान एग्जिस्ट करते हैं नहीं, कर्म को भी मानते हैं। ठीक, बुद्ध जी की 4 टेक्निक है, जिसको बोले हैं कि क्या बोले हैं, पहला टेक्निक, पहला इनका है कि जो वर्ल्ड है फुल ऑफ सफरिंग, दुनिया दुख का कारण है, और इस कारण का रीजन क्या है, लालच, डिजायर, इच्छा, और इच्छा को ख़त्म करके हम उसको अपने दुख को ख़त्म कर सकते हैं। और इच्छा को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसका 8 टेक्निक दिए हैं, जिसको 8 फोल्ड कहा गया है। तो 8 फोल्ड में सबसे पहले तो आप सही चीज़ देखिए, राइट व्यू, आपको सही चीज़ देखना चाहिए। कुछ भी करने से पहले कहा था ना कि आप कोई भी चीज़ सही देखिए, गलत चीज़ देखेंगे दिमाग में क्या कि गलत चीज़ बैठेगा, सही चीज़ देखना चाहिए। अब सभी बच्चों को, सभी लोग होता है, पढ़ने वाले लड़के भी कन्फ्यूजन क्यों होता है कि आप सही चीज़ नहीं देखते हैं। सही चीज़ देखें, किसी भी देखने का तरीका उसमें अच्छाई देखेंगे तो आपके दिमाग में अच्छाई आएगी। ठीक, अच्छाई, राइट रिसॉल्व, उसका सही तरीके से सोल्यूशन होना चाहिए, सही गलत नहीं। राइट स्पीच, सही बोलिए। राइट कंडक्ट, सही कार्य कीजिए। राइटली लाइवलीहुड, यानी चोरी चमारी करके नहीं अपना जीवन यापन करना है, सही तरीके से। राइट इफोर्ट, सही तरीके से इफोर्ट कीजिए, एग्जाम पास करना हो तो हम गलत तरीके से। राइट माइंडफुलनेस, दिमाग सही होना चाहिए, कंसंट्रेशन राइट होना चाहिए। ये सब करने के लिए क्या, मेडिटेशन चाहिए। ठीक, और यहाँ पर बुद्ध जी बोले कि नॉट एक्सेप्ट गॉड को नॉट एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किए हैं। ये कर्मा पर ज़्यादा विश्वास के, कर्मा अधिकास्ति महापुरुष कदाचन, गीता में भी लिखा गया है। ठीक, और इनका ये किसी भी कास्ट सिस्टम पर डायरेक्ट अटैक नहीं किए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये राइटर यहाँ पर 2 चीज़ें बात कर रहा है। एक तो बोला डायरेक्ट अटैक नहीं किए हैं, एक और चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो सोसाइटी में क्या करते हैं, इथिकल लेट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल सोसाइटी को जब इक्वल बनाएंगे तो कास्ट सिस्टम क्या होगा, ऑलरेडी इनडायरेक्टली अटैक कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली अटैक कर रहे हैं, डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ है। ये बुद्ध जी का स्प्रिट बता दिया गया कि सबसे ज़्यादा जो इसका एक्सपेंडन हुआ था तो ये अशोका के टाइम हुआ था, बहुत ज़्यादा करता है। अब काउंसिल इनका 4 काउंसिल हुआ था। फर्स्ट काउंसिल आपका राजगृह में हुआ था। ठीक, दूसरा काउंसिल वैशाली में हुआ था, तीसरा काउंसिल पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा काउंसिल कुंडाग्राम में कश्मीर में हुआ था। और इसको कश्मीर और कनिष्क करवाया था, और यहीं पर हीनयान और महायान डिवाइड हो गए, और यहीं पर इनका मूर्ति पूजन होने लगा। हीनयान महायान से मूर्ति पूजन, यानी 4th काउंसिल के बाद इनका मूर्ति पूजन होने लगता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें एक और चीज़ होना चाहिए कि शुद्ध पिताक, विनय पिताक, अभिधम पिताक, ये तीनों पिताक जो हैं ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। जब आर्ट कल्चर हम पढ़ेंगे तो इसमें इसका डिटेल में मिलेगा। ठीक ना, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें उतना ही, अगर हम ज़्यादा इसको अगर एक्सपेंड करने लगे, ज़्यादा इसको हम इसमें रिसर्च करने लगे कि एक पॉइंट को, तो ये हम जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि जो इसमें है, जो इसमें तमिलनाडु के बुक में दिया है उस पर ही हम रहें, ज़्यादा इधर उधर ना जाएं। उसमें से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको हम बिटवीन द लाइन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर हम बिटवीन द लाइन अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया गया है, जिससे यहाँ पर यही डायरेक्ट ना अटैक किया गया है। अगर यही परीक्षा में आ जाए कि डायरेक्ट डिड नॉट अटैक, खाली डायरेक्ट ना करके खाली बोल दे कि बुद्ध डिड नॉट अटैक ऑन द कास्ट सिस्टम, क्या ये सही है? तो गलत है। क्यों? इनडायरेक्ट किए थे, यही बिटवीन द लाइन बोलते हैं। इसी बिटवीन द लाइन हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, इसीलिए बोल रहे हैं। जब हम आर्ट कल्चर करेंगे तो उसमें सब जितने भी हैं कि हाँ क्या धम्मा था, क्या आपका महायान, हीनयान, चाहे और भी जो चीज़ें हैं उसका एक्सपेंडेंसन उसमें मिलेगा। अब इसका आप देखिए, अब कंट्रीब्यूशन क्या था कल्चर में, तो ये मेंस का क्वेश्चन यहाँ से हम कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ द बुद्धिज्म इन इंडियन कल्चर, तो कंट्रीब्यूशन इसको 4-5 पॉइंट में दिया गया है। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो अहिंसा कॉन्सेप्ट का। ठीक, और यहाँ तक ये नेशन ऑफ फ्रीडम तक चला जाता है, हमारा देश की आज़ादी तक ये कॉन्सेप्ट गांधी जी लेके चले आते हैं। तो आप सोचिए, अगर इस चीज़ को आप मेंस में लिखेंगे, इस कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा को, तो आप गांधी तक लेके आते हैं और फ्रीडम करा देते हैं देश का, और गांधी आज भी रिलेवेंट हैं। तो सोचिए कि आपका क्वेश्चन कितना लायबल हो जाएगा और एग्जामिनर खुश हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में होता है, सांची स्तूपा, बृहत स्तूपा गया में है। ठीक, प्रमोट द एजुकेशन प्रमोट होता है, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। पाली लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। स्पिरिट अब इसका कल्चर, इंडियन कल्चर जो है, इस बौद्ध धर्म के कारण ही दूसरे पार्ट में चलता है, आज भी चल रहा है। ठीक, तो इतना हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग शुरू करेंगे
यहाँ से अपना आज का लेक्चर, अगर आप चाहते हैं UPPCS और ARO का एक साथ तैयारी करना, तो हम GS के PYQ के साथ एक साथ तैयारी कर सकते हैं। यानी GS के PYQ हम हल करेंगे, जिससे हमारा PCS और ARO दोनों की एक साथ तैयारी कर सकते हैं। तो PYQ का सहारा लेके हम RO ARO और PCS का एक साथ तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम GS PYQ स्पेशल का लेक्चर चल रहा है, जिसको आप अटेंड करिए। प्ले लिस्ट में जाइए, GS PYQ स्पेशल प्ले लिस्ट है, उसको आप देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगा और आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ये आप अगर एक साथ तैयारी करना चाहते हैं PCS और RO ARO का, तो आप PYQ के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप उसको अटेंड करिए, आपको अच्छा लगेगा। और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिकल उसमें मैप के थ्रू उसको हम डिज़ाइन करने की, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया है। एशियंट हिस्ट्री देखिए, चलिए इसमें 33 साल के, लगभग 33 ईयर के PYQ का है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि PCS और RO और ARO दोनों का एक साथ तैयारी कर सकते हैं अगर PYQ के माध्यम से। इसीलिए इस सीरीज को आप देखिए, PYQ स्पेशल सीरीज चलिए GS के लिए। तो आप GS की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं और यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेटिकल आपको कंसेप्ट मिलेगा, ठीक। बाकी तो थ्योरी पार्ट वाला हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन PYQ करने से हमें कंसेप्ट क्लियरिटी मिलती है थोड़ी, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो PYQ तो कर ही रहे हैं, ठीक। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर 6 सेंचुरी BC की हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि 6 सेंचुरी में 4 घटनाएं एक साथ घट रही थी, ठीक। तो उसी 4 घटनाओं में से कुछ यहाँ पर एक एक करके ये राइटर बताने की कोशिश करता है। राइटर भी कह रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ द 6th सेंचुरी BC, बिगिनिंग इन द 6th सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी BC की शुरुआत में नॉर्थ इंडिया कंसिस्ट लार्ज नंबर इंडिपेंडेंट किंगडम। अब सोचिए 6th सेंचुरी की BC में नॉर्थ इंडिया में, यानी नॉर्थ इंडिया का मतलब कि आपका गंगा यमुना वाले रीजन, मतलब विंध्या रेंज के नॉर्थ में, ठीक, गंगा यमुना वाले रीजन इंडिपेंडेंट किंगडम राइज हो रहे थे। सम ऑफ द हैड द मोनार्कियल, उसमें से कुछ मोनार्कियल थे, हम गवर्नमेंट बनाते थे। सम अदर वेयर द रिपब्लिक। अब सोचिए उस समय रिपब्लिक भी थे। राइटर बोल रहा है कि उस समय इंडिपेंडेंट किंगडम थे, लेकिन उसमें गवर्नमेंट को जो फॉर्म था तो कुछ मोनार्कियल मतलब राजा का, और रिपब्लिक मतलब जनता का, रिपब्लिक जनता का के द्वारा गवर्नमेंट बनती थी। तो राइटर बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, यही लाइन द बिटवीन बोलते हैं, लाइन द बिटवीन अंडरस्टैंडिंग अगर है तो आपको बढ़िया कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट किंगडम थी, कोई ऐसा नहीं था किंगडम कि उस पर इंडिपेंडेंट किंगडम राइज हो रहा था। तो इंडिपेंडेंट किंगडम, उसमें से कुछ मोनार्कियल फॉर्म गवर्नमेंट थे, ठीक, मोनार्कियल फॉर्म गवर्नमेंट, और कुछ रिपब्लिक फॉर्म गवर्नमेंट बना रहे थे। 2 तरह की गवर्नमेंट बना रहे थे। वाइल देयर वाज कंसल्टेशन ऑफ द मोनार्की ऑन द गैनेटिक प्लेन। गैनेटिक प्लेन पर हम देखते हैं तो वहाँ पर कंसल्टेशन किसका था, तो मोनार्की का था। रिपब्लिक वेयर स्केटर इन द फुट हिल ऑफ द हिमालय इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन एंड इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी हिमालय के, अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए हमेशा कि हिमालय का जो फुट प्रिंट वाला एरिया है वहाँ पर क्या था, और नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में क्या था, तो रिपब्लिक थे। रिपब्लिक हर स्केटर थे, एक जगह कंसंट्रेट नहीं थे, फैले हुए थे। और यहाँ पर अगर देखते हैं मोनार्की का कंसंट्रेशन था, मोनार्की एक जगह इकट्ठा थे। सम रिपब्लिक, अब इसमें से कुछ रिपब्लिक, सम ऑफ द रिपब्लिक कंसिस्ट ओनली वन ट्राइब लाइक शाक्या, इसी शाक्या से ही गौतम बुद्ध थे। लिच्छविया माला, ठीक, ये रिपब्लिक थे। इन द रिपब्लिक द पावर डिसाइड ऑल मैटर स्टेट वेस्ट इन द पब्लिक असेंबली के द्वारा जितना भी निर्णय होता था पब्लिक असेंबली के द्वारा होता था। विच कंपोज ऑफ द ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव हेड ऑफ फैमिली, जो ट्राइबल या तो फैमिली, यानी फैमिली या ट्राइबल के जो हेड होते थे उनके द्वारा ये पब्लिक असेंबली बनती थी, और वो किसी भी मैटर पर अपना मेजोरिटी के साथ बहुमत के साथ, मेजोरिटी के साथ, सोचिए उस समय मेजोरिटी के साथ वोट होता था, उसके बाद डिसीजन होता था। सोचिए यहाँ पर एक, इस समय आज नहीं हो रहा है, आज इस समय सोचिए कि उस समय लोग पब्लिक असेंबली, रिपब्लिक, उस समय रिपब्लिक थी तो प्योर रिपब्लिक दिखाई दे रही थी। उस समय पब्लिक असेंबली में क्या होता कि यहाँ फैमिली के लोग जाते थे और मेजोरिटी वोट के तहत, सोचिए फैमिली का हेड हुआ या ट्राइब का हेड हुआ, ट्राइबल का हेड और फैमिली का हेड,
ठीक। दोनों जाते थे, पब्लिक असेंबली में बैठते थे, वहाँ पर मैटर आता था, मैटर आने के बाद उस पर डिस्कशन होता था, मेजोरिटी वोट ज़्यादा था तो वो डिसीजन होता था। और आज देखिए इंडिया इतना आज़ाद हो गया है, लेकिन आज भी एक डिसीजन पार्लियामेंट में बहस ही नहीं होती है। लोग वोट बेच के भेज रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी करने को लेकर पार्लियामेंट में डिबेट ही नहीं हो रही है। आप करंट अफेयर को आप डेली अगर आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो क्या दशा हो गई है, एक डिसीजन पर कभी मेजोरिटी के साथ काम ही नहीं हो रहा है। तो वही चीज़ है। सोचिए रिपब्लिक उस समय कैसी थी और आज का इतना होने के बाद। चलिए होता रहता है। बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्त लिका एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, अंगुत्त निकाय, जिसमें गिव द लिस्ट ऑफ 16 ग्रेट किंगडम का द 16 महाजनपदा। 16 महाजनपदा का अगर सोर्स, यहाँ पर सोर्स की बात राइटर बोल रहा है कि 16 महाजनपदा का जो सोर्स है वो बुद्धिज्म का अंगुत्त निकाय लिटरेचर है, उसमें मिलता है। और ये कौन कौन अंगा कहाँ पर है, तो आपको बिहार वाला एरिया में मिलेगा। मगधा बिहार वाला एरिया में कहाँ पर, तो ये सोन रिवर के और गंगा रिवर जहाँ पर एक दूसरे को मीट करती है। काशी बनारस वाला, कौशल, भज्जी, माला, छेदी, वत्स्य, कुरु, पंचाल, मत्स्या, सुरसेना, अस्मका, ये साउथ में है। अवंती, गंधारा और कंभोज, ये दोनों आपका नॉर्थ वेस्ट में। ठीक, गंधार शकुनी वाला एरिया, कंभोज, ठीक, तो ये आपका तक्षशिला वाला एरिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला। कंधार कहाँ, अफगानिस्तान। तो ये 16 महाजनपद अंगुत्त निकाय की बुक से 16 महाजनपद के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। यही नहीं, जैन लिटरेचर भी 16 महाजनपद की बात किया है। क्या 16 जैन टेक्स्ट आल्सो कन्फर्म द आल्सो कंटेन द रेफरेंस टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द 16 किंगडम। जैन लिटरेचर भी, अब कौन सा जैन लिटरेचर है उसका नाम कोई बता दे, जाने कोई जानता है? कोई जानता है, कोई बताए, कमेंट कर सकता है। तो भगवती सूत्रा नहीं मालूम है, तो भगवती सूत्रा जो है जैन लिटरेचर है, उसमें 16 महाजनपदों का है। इन द कोर्स ऑफ द टाइम द स्मॉल एंड वीक किंगडम आइदर सबमिट द स्ट्रांग रूरल या ग्रेजुअली गॉट एलिमिनेटेड। और जो कमज़ोर होगा उसको बड़ा खा जाएगा, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। ये तो नियम वीर भोग्य वसुंधरा आज भी चल रहा है, कल भी चल, और आने वाले टाइम में भी वीर भोग्य वसुंधरा रहेगा। तो वीर भोग्य वसुंधरा पर ध्यान दीजिए, जो हमेशा जो वीर है वो ही, और आज भी जो लड़का पढ़ने में तेज है, जो मेहनती है, वीर है, पढ़ने में वीर है, तो अपने टारगेट को पाएगा। वीर भोग्य वसुंधरा, पहले तलवार से अब कलम से, तो इस वीर भोग्य वसुंधरा हमेशा रहेगा, बस उसका टेक्निक बदल जाएगा। पहले तो तलवार से वीर भोग्य वसुंधरा होते थे, आज कलम से वीर भोग्य वसुंधरा है, लेकिन वीर भोग्य वसुंधरा है। ठीक, तो ओनली 4 किंगडम मिड, जब बीच 6th सेंचुरी का मिड आता है, मतलब कि 550 की बात कर रहा है, अब 560, या तो मिड बोले तो 550 ही तो मिड है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि 545 ले लेते हैं। 545 से लेके 555, इस टाइम पर क्या होता है कि केवल 4 महाजनपदा बचते हैं। 4 महाजनपदा, 4 किंगडम, वत्स्या, अवंती, कौशल, मगधा सर्वाइव। बाकी जो या तो किसी के अंदर आ जाते हैं, अपना सब कुछ कर देते हैं, भाई कहते हैं कि भाई ठीक है चलो तुम्हारे लिए हम काम करेंगे, तुम हमको संरक्षण प्रदान करना, तो हो जाता है, या तो एलिमिनेट करके उनको हटा के पूरा कब्जा हो जाता है। तो 4 महाजनपदा बनते हैं। अवंती आपका उज्जैन वाले एरिया में, विंध्या रेंज के मध्य प्रदेश। आपका कौशल आपको मिल जाएगा, कौशल आपका बिहार और उत्तर प्रदेश हिमालय वाला फुटहिल्ड पर। मगधा आपका बिहार वाला एरिया, पाटलिपुत्र, राजगिरी उसकी राजधानी थी। वत्स्य आपका कौशाम्बी वाला एरिया में कर सकते हैं। ठीक ना, आप मैप देख लेंगे तो क्लियरिटी मिलेगी। ठीक, तो थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। ये हमारे सभी महाजनपद हैं, तो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कि सभी महाजनपद का मैप है जो NCERT में दिया गया है। तो इसमें आपको देखिए कंभोज, ये नॉर्थ वेस्ट साइड में हम देखते हैं, तो ये अफगानिस्तान वाले एरिया में, ठीक, यहाँ कंभोज है। ठीक, याद रहे कंभोज कहाँ पर है, तदम अफगानिस्तान नॉर्थ। और ये ठीक, अभी उसको और क्लियरिटी के साथ, इससे अच्छा मैप और भी क्लियरिटी देख सकते हैं ऑनलाइन जाके, लेकिन नहीं। फिर गंधार, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये पुष्कलावती, परीक्षा में पूछ देगा पुष्कलावती किस रीजन में है, तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में आपको मालूम होना चाहिए। कंभोज का ये राजधानी है, गंधार की राजधानी तक्षशिला। ठीक, तो आपको यहाँ पर इतना क्लियरिटी होना चाहिए। 2 कंभोज और गंधार। ये तक्षशिला का ही राजकुमार होता है, कौन, अम्भी, जो सरेंडर कर देता है अलेक्जेंडर के सामने। बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब अलेक्जेंडर को पढ़ा जाएगा तो हमें क्लियरिटी रहे। ठीक, तो हमारे ये 16 महाजनपद हैं, जिसमें वंगा आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, आपका कहाँ पर, तो ये
गंगा के डेल्टा वाले रीजन में, ठीक। अस्मका साउथ में है, ठीक। ये हम बार बार देख चुके हैं, इतने बार देख चुके हैं कि याद हो गया होगा अब तक तो, ठीक। अब इसमें से राइटर हमको ये बोल रहा है कि सभी महाजनपद जो छोटे होते हैं या तो सरेंडर कर जाते हैं या तो इमिनेट हो जाते हैं, तो 4 महाजनपद बचते हैं, जिसमें से बोला है राइटर बोला है कि 4 महाजनपद बचते हैं, तो इसमें से पहला मगधा बचता है, मगध, जिसकी राजधानी कहाँ होती है, तो इसको राजधानी देखें तो ये मगध वाला राजगीर वाला एरिया में। फिर उसके बाद अवंती वाला देखिए मध्य प्रदेश में उज्जैन वाले एरिया में ये बचा होता है। वत्स्य कौशाम्बी वाला एरिया है, वत्स्य ये बचता है, ठीक। और एक बचा है कौन, कौशल, श्रावस्ती वाला कौशल। इतना 4 ही जो बचते हैं। अब ये चारों आपस में लड़ेंगे और इसमें से एक निकलेगा मगध। तो हमारा, ठीक ना। अब यहाँ पर ये ध्यान से देख सकते हैं, राजधानी पूछता है बहुत सारा, आप पीछे का पेपर हल करेंगे पीवाई की, तो उसमें आप पाएंगे माला की राजधानी कुशीनारा, बज्जी की वैशाली, ठीक। चंपा अंगा, बार बार बता रहा हूँ, ये याद होना चाहिए, ठीक। मथुरा सूरसेन मथुरा, मत्स्या विराट, ठीक ना। तो ये यहाँ पर पहला राइटर दिया है वत्सा। तो वत्सा बोल रहा है कि वत्सा किंगडम वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, यानी यमुना रिवर के किनारे सिचुएशन है, ये हम मैप में देखे हैं। इस कैपिटल वाज कौशाम्बी नियर मॉडर्न इलाहाबाद, यानी प्रेजेंट टाइम के इलाहाबाद में जो कौशाम्बी वाला रीजन है वहाँ पर इसका कैपिटल है। बार बार मैं बोला है कैपिटल याद कर लीजिए, नहीं तो फिर परीक्षा में पूछेगा और प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए मैप दिखा रहा हूँ, ठीक। मोस्ट पॉपुलर रूलर वाज उदयन इसका मोस्ट पॉपुलर रूलर था, और उदयन अपनी बेटी की शादी करता है अवंती के राजा के प्रद्योता से, ठीक। उसको पढ़ेंगे। ही स्ट्रेंथ हिज पोजीशन बाय इंटरिंग द मैट्रिमोनियल अलायंस विद अवंती अंगा और मगधा। अब सोचिए ये अपना सर्वाइव करने के लिए काम मैट्रिमोनियल अलायंस करता है, मैट्रिमोनियल अलायंस के द्वारा ये अपना पॉलिटिकल सिचुएशन, अपने पावर को इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथ को मजबूत करता है, यही बोल रहा है। तो यहाँ पर मैट्रिमोनियल अलायंस बहुत ज़्यादा होगा, शादी होगी, अब लड़की का कोई शादी करेगा, कोई सिस्टर की शादी करे, तो शादी कर करके अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, इसीलिए बचा रहता है। आफ्टर द ही डेथ वत्सा अनेक्स बाई अवंती किंगडम के क्यों अनेक्स कर लेता है, तो इसका रीज़न है कि ये अपने जो उदयन है अपने पुत्री का, अपने डॉटर का शादी कर देता है वहाँ के राजा अवंती के राजा से, पद्योत से अपनी डॉटर की शादी करने का जब ये डेथ हो जाता है तो वो अपना एनेक्स कर लेता है, अवंती एनेक्स बाई वत्सा एनेक्स बाई अवंती किंगडम। तो राइटर यहाँ बोल रहा है कि वत्सा भी खत्म हो गया, ठीक। वत्सा खत्म हो गया तो बचा का 3 बचे। अब अवंती के बारे में देखते हैं। तो अवंती का द कैपिटल ऑफ अवंती वाज उज्जैन, ठीक। यहाँ पर विंध्याचल वाले एरिया में है, ठीक। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस किंगडम वाज प्रद्योता बहुत ही पावरफुल रूलर था। ही बिकम पावरफुल हो जाता है मैरिज ऑफ वसवा दत्ता से शादी करते हैं। वसवा दत्ता कौन होता है, तो उदयन की डॉटर ऑफ उदयना की जो डॉटर होती है वसवा दत्ता, उससे शादी करके और पावरफुल हो जाता है। ही पैट्रोनाइज द बुद्धिज्म, ये बुद्ध के साथ उदयन भी बुद्धिज्म का पैट्रोनाइज होता है, ये भी बुद्धिज्म का पैट्रोनाइज होता है। सक्सेसर ऑफ प्रद्योता वीक, और सक्सेसर ऑफ जब उदयन जो वीक होता है उस जब वो डेथ हो जाता है तो उसका सक्सेसर वीक होने के कारण लेटर दिस किंगडम वाज टेक ओवर बाय मगधा। अब ये मगध में जाके मर्ज हो जाते हैं, क्यों कि अगर जो सक्सेसर होता है प्रद्योता का वो बहुत वीक होता है, प्रद्योता का वीक मतलब अवंती का सक्सेसर बहुत वीक होने के कारण यहाँ पर मगध इसको अपने अंदर अनेक्स करता है। बचे कौशल बचा। कौशल को देखिए कैसे अजातशत्रु मगध में मिला लेता है, बहुत तरीके से मिलाएगा, मतलब मैट्रिमोनियल अलायंस सब करते हैं। अयोध्या वाज द कैपिटल ऑफ कौशल, याद रहे अयोध्या जो है कैपिटल ऑफ कौशल का कैपिटल अयोध्या है, याद रहे। किंग प्रसन्नजीत वाज द फेमस रूलर, ही वाज हाईली एजुकेटेड, हिज पोजीशन वाज फर्दर स्ट्रेंथ बाय द मैट्रिमोनियल अलायंस विद मगध। अब मगध के साथ ही मैट्रिमोनियल अलायंस करेगा। हिज सिस्टर वाज मैरिड टू बिम्बिसार से अपनी बहन की सिस्टर की शादी करता है। काशी वाज गिव टू हर डावरी, काशी को
जो कौशल का राजा है काशी को उसके दहेज में देता है। सब्सिक्वेंटली देयर वाज ए डिस्प्यूट विथ अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ इसके रिजल्ट में क्या होता है कि भैया अजातशत्रु से दुश्मनी हो जाती है। आफ्टर एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, अब कॉन्फ्लिक्ट जब इंड खत्म होता है तो प्रसन्नजीत जो है मैरिज द डॉटर ऑफ बिंबिसार, बिंबिसार के डॉटर से शादी कर लेता है। ठीक, आप खुद सोचिए कि प्रसन्नजीत जो है अपनी सिस्टर की शादी बिंबिसार से कराता है, बिंबिसार की डॉटर से शादी अपने करता है। सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर रिलेशनशिप चल रहा है। आफ्टर द डेथ ऑफ पावरफुल किंग कौशल बिकम द पार्ट ऑफ मगधा। अब सोचिए यहाँ पर राइटर यही बताना चाह रहा है कि प्रसन्नजीत जब अपने सिस्टर की शादी कराता है, सिस्टर मैरिज टू बिंबिसार, जब सिस्टर के साथ जब ये डेथ इस ख़त्म हो जाएगा यानी प्रसन्नजीत का डेथ हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये मगध में ले लेगा, क्योंकि अपने डॉटर की भी तो शादी किया है। बिंबिसार अपने डॉटर की शादी प्रसन्नजीत से किया है। ठीक, मैरिज तो प्रसन्नजीत, बचा मगध केवल। तो तीनों आप देख रहे हैं कैसे मगध में जाके मर्ज हो जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए कितना राइटर यहाँ पर यही बताना चाह रहा है कि सबसे पहले कह रहा है कि वत्सा जो है अवंती में मर्ज हो जाता है। ठीक, मैट्रिमोनियल अलायंस के कारण, अपने मैट्रिमोनियल अलायंस यानी वत्सा का जो राजा होता है वो अपनी बेटी की शादी कर देता है और वसुवादत्त उसकी डॉटर होती है, उसकी शादी उदयन से कर देता है। जब वो डेथ होता है तो प्रद्योतन जब वीक होता है तो मगध में उसको मगध अपने अंदर ले लेता है। तो मगध यहाँ पर सीधे डायरेक्ट अवंती चला गया मगध में। बच्चा कौशल, कौशल जो है इसका प्रसन्नजीत होता है। प्रसन्नजीत अपनी सिस्टर की शादी बिंबिसार से करता है, बिंबिसार अपनी डॉटर की शादी प्रसन्नजीत से करता है। प्रसन्नजीत जब खत्म इसका डेथ हो जाता है तो ये मगध में चला जाता है। ठीक, ये मगध में जाता है। फिर कौशल भी मगध में चला जाता है। सोचिए कि तीनों रूल मगध में, वत्सा अवंती में मर्ज होता है और कौशल अवंती, फिर उसके बाद मगध में, मगध कौशल डायरेक्ट मगध में, तब केवल पावरफुल किंगडम मगध बना। और अजातशत्रु जो बिंबिसार है वो बहुत पावरफुल हो जाता है। ठीक, मैं नहीं बोल रहा हूँ, राइटर यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर यही मत समझे कि इंडिया में यही चल रहा था। ये तो नॉर्थ गंगा वैली रीजन की कहानी है, नॉर्थ इंडिया की। जब यहाँ पर ये इंडिया वाले इस पार्ट, इंडिया का इस पार्ट को जैसे हम कहें, क्या इंडिया का मैप कैसे बनाए, ऐसे बना दें, इतना ही बना दें। ठीक, इतना ठीक ना, ये रहा आपका, चला गया उधर, अब ये रहा इंडिया का ये वाला पार्ट। ठीक, हाँ, तो ये आपका विंध्या रीजन। तो इस वाले पार्ट में सभी का पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, सभी राजा लड़ रहे थे अपने किंगडम का, राइज फाल हो रहा था। यहाँ पर क्या था, डिस्प्यूट चल रहा था, डिस्प्यूट बिटवीन किंगडम, बिटवीन किंग। और इधर से आ रहे थे कौन, फॉरेन। और वो अभी अनस्टेबिलिटी जब चल रही है तो यहाँ तक चल रही है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर आएंगे, लेकिन ये अब इनको पता नहीं रहता है कि कैसे जाना है, लेकिन यहीं पर रुक जाते हैं। ठीक, नहीं आ पाते हैं, कौन सा, सिंध और पंजाब वाले रीजन तक ही रह पाते हैं, नहीं आ पाते, क्योंकि उधर अलेक्जेंडर आ जाता है और उनसे युद्ध करने में वो बिजी हो जाते हैं। और इसी टाइम में यहाँ पर रिलीजियस मूवमेंट भी चल रहा है। रिलीजियस मूवमेंट को क्या लिखें, मूवमेंट चल रहा है, आर्यम चल रहा है। इस आर्यम से दो निकलते हैं, बुद्ध भी और जैन भी, जे। ठीक, तो ये सब एक साथ पैरेलल चल रहे हैं। ठीक ना, समझ में आ रहा है। अब इनका कैपिटल याद होना चाहिए, कैपिटल राजा ये याद होना चाहिए, कौन कहाँ का था, पूछ देगा। अब यहाँ पर अगर पूछ दिया प्रद्योता कौन था, तो प्रद्योता अवंतिका पावरफुल राजा था, और अवंतिका की राजधानी कहाँ थी, तो उसका कैपिटल उज्जैन था। और ये अपनी बेटी की शादी किससे करता है, उदयन से करता है। और उसकी बेटी का नाम क्या है, डॉटर का नाम क्या है, अरे उदयन, ये उदयन की डॉटर से शादी करता है। उदयन के डॉटर का नाम वसुवादत्ता है, वसुवादत्ता। ठीक, याद रहे, वसुवादत्ता पूछ देगा परीक्षा में। ठीक,
अब रही मगधा। अब मगध यहाँ पर अब इमर्ज हो रहा है। अब सोचिए मगध सबको अपने कैप्चर में ले लिया, तो सोचिए कौन लेता है, तो बिम्बिसार। बिम्बिसार सबको ले लेता है और बिम्बिसार हर एक डायनेस्टी का स्टेबलाइजर है। ठीक, अब यहाँ से हर एक डायनेस्टी यानी एकदम पावरफुल बन के निकलती है। और यहाँ पर देखते हैं तो मगधा ऑफ ऑल द किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया मगधा इमर्ज एज पावरफुल प्रस्परस। मगधा बहुत ज़्यादा पावरफुल इमर्ज होकर निकलता है। इट बिकम द नेबर सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी इन नॉर्थ इंडिया। नर्व सेंटर, यहाँ पे बिकम नर्व सेंटर, मतलब कि ये मेन सेंटर बन जाता है नॉर्थ इंडिया के लिए। मगधा वाज इंडोर्ड बाय द नेचर विथ सर्टेन जोग्राफिकल स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज। अब मगध पावरफुल बनने का रीजन क्या है, तो उसका यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि मगध का जो है नेचर भी बहुत सारे और जोग्राफिकल जो एडवांटेज है, चारों तरफ से पहाड़ी है, जंगल है, जंगल में हाथी रहती थी, हाथी को ये पकड़ते थे और उसको ट्रेंड करके युद्ध में लेके आते थे। ठीक, तो इसलिए इनको बहुत सारा जोग्राफिकल और नेचर के द्वारा बहुत सारा एडवांटेज मिला। दीज मेड हर टू राइज द इम्पीरियल ग्रेटनेस। हर स्ट्रेटेजिकल पोजीशन बिटवीन द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ गैनेटिक वैले वाज द ग्रेटर एडवांटेज। इट हैज ए फर्टाइल सॉइल। सबसे खतरनाक चीज़ फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल सॉइल रहने से क्या होगा, इकोनॉमी हमारा आएगा, पेट भरा रहेगा, उसको सेल करेंगे। आयरन ओर नियर द राजगिरी, कापर, आयरन, ये सब डिपॉजिट था नियर गया, नेचुरल असेट था ये सब। उस सोचिए उस समय ये सब मिल रहा है, आयरन वो मिल रहा है, कापर मिल रहा है गया के पास में। हर लोकेशन, इसका लोकेशन एक्सीलेंट था। हर लोकेशन एट द सेंटर ऑफ हाईवे ट्रेड those they contribute to her the wealth. Rajgriha was the capital of Magधा during the rise of Bimbisar and Ajatasattu. The prosperity of Magधा reached in the zenith. अपना एकदम एक्सलेंट में पहुंच चुका था। ठीक, बिम्बिसार के टाइम और अजातशत्रु के टाइम। ठीक, अब बिम्बिसार का टाइम पीरियड देखिए, तो बिम्बिसार का टाइम पीरियड 546 से लेकर 494 तक, और बुद्ध जी का जन्म 563 में होता है और कब डेथ होता है तो 483। जैन जी का जन्म 539, डेथ कब होती है 487। ठीक, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब ये इससे क्या होगा, कंटेम्पोररी आपको समझ में आएगा कि अजातशत्रु था। बिम्बिसार किसका, इसके कंटेम्पोररी थे। बुद्ध जी के भी कंटेम्पोररी देख रहे हैं और महावीर जैन के भी कंटेम्पोररी थे। ठीक, तो आपको ये इसलिए बताया जा रहा है कि ताकि आपको ये कन्फ्यूजन न रहे। तो बिम्बिसार बिलोंग टू द हर्याणा डायनेस्टी से था। ही कंसोलिडेटेड द हिज पोजीशन ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस के द्वारा। हिज फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंस वाज विद द रूलर ऑफ फैमिली ऑफ कोसला के साथ करता है। मैरिड कोसला देवी सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत, यानी प्रसन्नजीत के सिस्टर से शादी करता है जिसका नाम है कोसला देवी का, कोसला देवी। ठीक, कोसला से कोसला देवी, प्रसन्नजीत रहता है। प्रसन्नजीत कहाँ का, तब कौशल का। ही वाज द, अब जब करता है तो क्या करता है कि काशी को डावरी में दे देता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू निकलता है, लार्जेस्ट रेवेन्यू। बिम्बिसार मैरिड चेलाना प्रिंस ऑफ लिच्छविया के सोचे वैशाली फैमिली से भी ये शादी करता है। बिम्बिसार वैशाली फैमिली से भी शादी करता है। ठीक, चिलाना प्रिंस लिच्छविया से भी करता है। ठीक, दिस मैट्रिमोनियल अलायंस, और ये मैट्रिमोनियल अलायंस जो होती है सिक्योर हिम द सेफ्टी ऑफ नॉर्थन फ्रंटियर का काम करने लगती है। मोर ओवर द फैसिलिटी ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द मगधा नॉर्थवर्ड टू द नेपाल बॉर्डर तक पहुंच जाता है। ही आल्सो मैरिज खेमा ऑफ रॉयल हाउस ऑफ मद्रा इन द पंजाब, सेंट्रल पंजाब तक आ जाता है शादी करने। समझ रहे हैं कितना मैट्रिमोनियल, तीन शादी हो गया, खेमा तक आ गया। खेमा ऑफ रॉयल हाउस मद्रा, सेंट्रल पंजाब। बिम्बिसार आल्सो अंडरटुक द एक्सपेंडेशन एंड एड मोर टेरिटरी टू हिज एम्पायर। अब सोचिए इतना एक्सपेंड करेगा और टेरिटरी को तो लेके आएगा ही। तो ये क्या करता है, और इतना ही नहीं, जहाँ मैट्रिमोनियल नहीं वहाँ पर युद्ध कर लेता है। ही डिफीट ब्रह्मदत्ता ऑफ अंगा को डिफीट करके, अपने अंगा के राजा को ब्रह्मदत्ता को डिफीट करता है, वो अपने अंदर किंगडम को एनेक्स कर लेता है। मेंटेन द फ्रेंडली रिलेशन विथ अवंती के साथ
फ्रंटल एलिवेशन करता है। ही आल्सो इफिशियंटली रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम। अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को बार बार ये क्या करता है, रीऑर्गेनाइज करके उस इफिशियंसी को बढ़ाता रहता है। बिम्बिसार कंटेम्पोररी ऑफ द, देखिए बिम्बिसार कंटेम्पोररी ऑफ द बोथ बुद्धा एंड महावीर एंड गौतम बुद्ध दोनों के साथ। बोथ रिलीजियस क्लेम इज देयर द सपोर्टर एंड डिवोटी। ठीक, ही हैड द सेम द नंबर एंड गिफ्टेड टू द बुद्धिस्ट संघ, बहुत सारे न्यूमरस गिफ्ट दिए। तो ये दोनों के कंटेम्पोररी है, दोनों का ये सम्मान करता है, सपोर्ट करता है, दोनों का पूजा करता है, कोई टेंशन नहीं। बिम्बिसार इसीलिए क्या है, देखिए आपको देखेंगे बुरे लोग जो होते हैं ना, धर्म के काम बहुत खतरनाक तरीके से भी करते हैं और बुराई भी खतरनाक तरीके से करते हैं। रावण को देखिए, शिव जी का अनन्य भक्त था और बुराइयाँ भी उसी तरह से करता था, खटक खटक कुछ करता था, सभी ग्रहों को पकड़ कर निपटा दिया। सीता जी का लड़के यानी बुराई, और उसी तरह से शिव जी का ईमानदारी से पूजा करता था, एकदम ईमानदारी से, यानी बुराई भी करता था ईमानदारी से, गलत काम भी ईमानदार, हर चीज़ में ईमानदार था वो। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए बिम्बिसार क्या है, सभी एनेक्स कर रहा है, लेकिन ये बुद्ध जी का साम्राज्य और महावीर जी का साम्राज्य भी एनेक्स कर लिया। उनका भी किंगडम था, जो उनके पूर्वज का, उनके आगे वाले जनरेशन उसको चला रहे होंगे, उनको भी एनेक्स कर लेता है, लेकिन इनका रहता है। भले बुद्ध जी और महावीर जी दोनों लोग अपना उससे बैराग ले लिए थे साम्राज्य से। अब देखिए अजातशत्रु इसका बेटा होता है। ठीक, द रीजन ऑफ अजातशत्रु वाज द रिमार्केबल ऑफ हिज मिलिट्री कंक्वेयर, ही फाट अगेंस्ट द कौशल एंड वैशाली। ठीक, अजातशत्रु मिलिट्री कंक्वेस्ट, ये अजातशत्रु क्या होता है, बिम्बिसार का पुत्र होता है। ये अपने बाप को ही मार के राजा बनता है, इसको पितृहंता भी बोलते हैं इसीलिए। और इसका भी पुत्र उदयन आएगा तो इसको मारेगा, नहीं तो उसे काट पीट के बनेंगे खूब। ठीक ना, तो चलिए थोड़ा सा कटना पीटना तो चलता रहता है। ही फाट अगेंस्ट द कौशल एंड वैशाली, हिज ओन द ग्रेट सक्सेसर अगेंस्ट द फॉर्मिडेबल कॉन्फिडेंशियल लेड बाय द लिच्छविया वैशाली। लिच्छविया वैशाली के साथ इसका कॉन्फिडेंशियल रिलेशन हो जाता है। ठीक, दिस हैड द इंक्रीज द पावर एंड प्रेस्टिजियस, दिस वार लास्ट अबाउट द 16 साल तक युद्ध करता है। इट वाज एट द टाइम दिस अजातशत्रु रियलाइज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ऑफ द स्मॉल विलेज, और उसी टाइम जब करता है तो छोटे छोटे विलेज के बारे में इसको मालूम चलता है कि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल बनाएंगे और ये फोर्ट की तरह काम करेंगे। पाटलीग्राम, फ्यूचर में पाटलिपुत्र, ही 45 टू द सर्व एट कन्वेंशियल बेस ऑफ द ऑपरेशन अगेंस्ट द वैशाली। अब वैशाली के अगेंस्ट में ये 45 शुरू करा छोटे छोटे विलेज को। ठीक, अब इसका टाइम पीरियड देखेंगे, टाइम पीरियड अब देखिए लगभग 500 से 462 तक। ठीक, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो बुद्ध जी का भी का है 563 से बुद्ध जी 500 400, ये बार करने से ये 483, फिर 539 से जैन जी का, 539 से 587 ये जैन जी का, ये बी और ये जय। ठीक, ये पीरियड है, तो दोनों के कंटेम्पोररी है, यानी बाप बेटा दोनों कंटेम्पोररी है, तो ये दोनों को ही अपना फॉलोअर अपना वो करेंगे, सब कुछ देंगे। बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म बोथ क्लेम द अजातशत्रु फॉलोअर ऑफ द रिलीजन, सही बात है, बोथ बट इज जनरली बिलीव द बिगिनिंग द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, शुरुआत में जैनिज्म था, सबकॉन्शियसली embrace द बुद्धिज्म, पहले जैनिज्म था बाद में ये बुद्धिज्म बन जाता है। ही said टू हैव द मीट गौतम बुद्ध से ये अजातशत्रु गौतम बुद्ध से मिला था। दिस सीन इज आल्सो डिस्क्रिप्टेड स्कल्पचर ऑफ द बृहत स्कल्पचर, वहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है कि ये बुद्ध जी से मिला था। अकॉर्डिंग टू महावंसा कंसिडर सेवरक चैत्या एंड बिहारा। ठीक, चैत्या में अब बता रहा हूँ चैट करना, चैटिंग करना। आज के टाइम में क्या आदमी चैट करता है, टू मोबाइल पर चैटिंग बात करना। तो ये लोग भगवान से आत्मा से बात करना, अपनी कंसल्टेशन बात करना, मतलब कि यहाँ पूजा पाठ प्रेयर होता था। बिहार में घूमने जाते हैं, चलो बिहार कर लेते हैं, तो घूमने जाते हैं तो यहाँ पर रहन सहन होता था, याद रहे बस। ठीक, तो यहाँ पर अजातशत्रु जो है ही आल्सो द इंस्ट्रूमेंटल ऑफ द कन्वीनियन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एज राजगृह सून आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्ध के डेथ के बाद अजातशत्रु जो है फर्स्ट काउंसिल करवाया था। अब देखिए इसका सक्सेसर कौन है, उदयन इसको मार देता है, मार के और इसका क्या करता है, न्यू कैपिटल पाटलिपुत्र को नया कैपिटल बनाता है। सिचुएशन एट द कॉन्फ्लुएंस रिवर, गंगा और सन रिवर के जहाँ कॉन्फ्लुएंस होती है वहाँ पर ये
पाटलिपुत्र है, वहाँ पर इसको अपनी राजधानी बनाता है। लेटर इट बिकम द फेमस इम्पीरियल कैपिटल ऑफ मौर्य, और बाद में ये पाटलिपुत्र इम्पीरियल कैपिटल के रूप में। उदयन सक्सेसर वेर वीक, और इसका उदयन का सक्सेसर जो होते हैं बहुत वीक होते हैं। हेंस मगधा आर कैप्चर बाई शिशुनाग डायनेस्टी, अब हर्यका डायनेस्टी कम टू इंड और शिशुनाग डायनेस्टी कम टू पावर। ठीक, तो शिशुनाग डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर मगधा डायनेस्टी, मगधा नहीं, आपका हर्यका डायनेस्टी डिक्लाइन हो जाती है। तो हर्यका डायनेस्टी कम टू इंड और शिशुनाग डायनेस्टी कम टू पावर। शिशुनाग डायनेस्टी का जो इसका तो शिशुनाग डायनेस्टी द जीनोलॉजी एंड क्रोनोलॉजी ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी आर नॉट क्लियर। शिशुनाग डिफीट द किंग ऑफ अवंती के किंग को डिफीट करता है, विच वाज मेड ऑफ द पार्ट ऑफ मगधा एम्पायर। ठीक, जो कि मगधा एम्पायर का पार्ट बनता है। आफ्टर शिशुनाग द माइट एम्पायर बिगेन टू कोलैप्स, बहुत शिशुनाग के बाद क्या हुआ कि एम्पायर कोलैप्स होने लगा। जिससे सक्सेसर क्या है, बहुत कमज़ोर मिलते हैं, जैसे काला वर्मा, काला शोका भी बोला गया है इसको। यही काला वर्मा का या काला शोका का यही वैशाली में बुद्धिस्ट का सेकंड काउंसिलिंग करवाता है। ठीक, और काला शोका वाज किल्ड बाय द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, धनानंद। ठीक, तो यहाँ पर अब धनानंद कहा गया, नंदा डायनेस्टी। शिशुनाग के बाद धनानंद है। धनानंद जो है, धनानंद यहाँ पर बोला फेमस मगधा स्केल न्यू हाइट अंडर द नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के टाइम मगधा बहुत ही नई हाइट को पकड़ता है। द देयर conquest went beyond to boundary of Gangetic basin नॉर्थ इंडिया एंड कर्व एट द वेलकनाइट वेस्ट एम्पायर। और ये क्या गंगेटिक बाउंड्री से बाहर निकल जाता है और ये अपना एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है। महापदम नंदा वाज द पावरफुल रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी। महापदम नंदा पावरफुल रूलर था। ही अप्रूव द क्षत्रिय डायनेस्टी, जितने भी क्षत्रिय डायनेस्टी थे नॉर्थ इंडिया में उस सबको ख़त्म कर देता है और इसको अपने आप का टाइटल रखता है इकरत। पुराना स्पीक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंक्वेस्ट मेड महापद्मा। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ऑफ द खरवेला कलिंगा रेफर टू कंक्वेस्ट ऑफ द कलिंगा बाय द नंदा। अब यहाँ पर देखिए हाथी गुफा जो है, खरवेला का हाथी गुफा बहुत खतरनाक इंस्क्रिप्शन है, इसमें बहुत सारे मिलते हैं। ठीक ना, हाथी गुफा जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है। ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो यहाँ पर बताता है कि महापद्म नंदा जो है कलिंगा को भी कंकोर किया था, उसको अपने कब्जे में लेता है। कलिंगा फिर आज़ाद होता है, फिर उसके बाद अशोक कलिंगा को होता है, अशोक बुद्ध कन्वर्ट हो जाता है। तो कलिंगा की बहुत कहानी और निराली है। मैनी हिस्टोरियन बिलीव दैट कंसिडर द पोर्शन ऑफ द डेक्कन वाज आल्सो अंडर द कंट्रोल। तो बहुत सारे हिस्ट्री बोलते हैं कि नंदा वेस्टर्न साउथर्न इंडिया को भी कंट्रोल किया था। देयरफॉर महापद्म नंदा में भी रिगार्डेड ग्रेट एम्पायर बिल्डर। महापद्म नंदा बहुत है, और साउथ इंडिया भी। अगर यहाँ पर देखिए ये पोर्शन खतरनाक है, ये वाला टॉप पॉइंट जो है बहुत परीक्षा में आने योग्य है। ठीक, बहुत सारे हिस्टोरियन को ये विश्वास होता है, मालूम कर पता है, कहते हैं, कंसिडर करते हैं कि डेक्कन वाले एरिया को भी कंट्रोल किया था नंदा डायनेस्टी वाले। ठीक, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जो है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन महापद्मा नंदा रूलर वाज 10 साल ही था। ही वाज सक्सेस बाय हिज 8 सन, उसके 8 सन बनते हैं। हु रूल्ड सक्सेसिव। लास्ट नंदा रूलर वाज धनानंद, लास्ट जो रूलर है धनानंद, और इसी धनानंद के टाइम पर अलेक्जेंडर आता है। ही केप्ट द मगधा एम्पायर इंटैक्ट, पोसेड पावरफुल आर्मी एंड इनॉर्मस वेल्थ। बहुत जो धनानंद है ये बहुत पैसा रखा रहता है, इतना टैक्स वसूलता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। ही आल्सो फेवरेट्स वेल्थ ऑफ नंदा, ही आल्सो मेंशन बाय द सेवरल सोर्स, बहुत सारे सोर्स से मिलता है। न्यूमरियस वेल्थ ऑफ द नंदा आल्सो रेफर द तमिल संगम। तमिल संगम में इसके पैसा का वर्णन है। भैया आप सोच रहे हैं इसके धन का, सोच रहे हैं। वर्क अहानारू बाई द पोएट मामूलनार जो पोएट है, ये तमिल संगम। अब संगम एज चल रहा है, सोचिए अब साउथ में संगम एज स्टार्ट हो गया है। ठीक ना, संगम एज स्टार्ट हो गया है नंदा डायनेस्टी से देखा जाए तो संगम एज स्टार्ट है। तभी तो संगम जो लिटरेचर है तमिल का, वहाँ पर ये हाना नूरा जो बुक है उसमें इसका मेंशन है कि बहुत मामूलानार जो पोएट है वो मेंशन किए हैं। सोचिए यहाँ पर ये धनानंद का चल रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें मैप के थ्रू, तो हम ये देखें कि ये आपका
रुकिए, ये आपका इंडिया है, ठीक, ये आपका इंडिया, ठीक। ये यहाँ पर एक गंगा वाले, ये यहाँ पर ये धनानंद का राज है, यहाँ पर अलेक्जेंडर युद्ध कर रहा है, इस वाले रीजन में अलेक्जेंडर युद्ध कर रहा है, आ गया अलेक्जेंडर धनानंद के टाइम। और यहाँ पर संगम पीरियड स्टार्ट है, संगम, ठीक। तो आप खुद सोचिए उसी टाइम पर जो आहाना नूरा को, ये आहाना नूरा को आप नोट कर लीजिए कि इसमें इसका धन का, इसका पोएट कौन है, मामूल मामूल ला नारा। अगर आप पूछ देगा तो यहाँ पर कहानी फंस जाएगी, ठीक। तो ये दो चीज़, तो यहाँ संगम चल रहा है। संगम में यहाँ पर कौन है, चेरा है, यहाँ पर पांड्या है, ठीक, ठीक है ना, यहाँ पर चोला है, इस वाला एरिया में, समझ रहे हैं। तो ये चल रहा है। डोमिनेशन, forest state of agriculture in under domination और जनरली प्रोस्पेक्टिव कंट्री मस्ट हैव द ब्रॉड द रॉयल ट्रेजरी न्यूमरस रेवेन्यू। तो बहुत सारा हो गया, बहुत सारा धन मिल गया, बहुत सारा खाली पैसा। अब खुद देखेंगे जब अलेक्जेंडर चाहे कोई भी फॉरेनर क्यों आ रहा था, यहाँ की धन संपत्ति को लुभा रही थी, अट्रैक्ट कर रहे थे, इसलिए लोग आ रहे थे। द ऑपरेसिव वाज द वे ऑफ द टैक्स कलेक्शन बाय धनानंद वर रिसेंट बाय द पीपल टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस। ये धनानंद का जो टैक्स कलेक्शन का नीति था, उससे समाज में जनता बहुत परेशान हो गई, तो वो इलीगल तरीके से भी एक्टिविटी शुरू कर दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य एंड कौटिल्य इनिशियली पॉपुलर मूवमेंट अगेंस्ट धनानंदा। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य, ये लोग इसके विपरीत में मूवमेंट चलाते हैं कि भैया ये बहुत गलत कर रहा है, बहुत लूटपाट मचा रहा है। इट वाज ड्यूरिंग दिस टाइम अलेक्जेंडर इन्वेंट इंडिया, इसी टाइम अलेक्जेंडर आया था, ये आपको बताया, ठीक। अलेक्जेंडर जब आता है, अब द पर्शियन और ग्रीक, तो टाइम लाइन आप देखिए तो आपको मालूम होना चाहिए। पर्शियन और ग्रीक का फॉरेन इन्वर्सन के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए हकमनिया एम्पायर, देखिए अब यहाँ पर ये क्या जो टाइम पीरियड है, आप ध्यान से देखिए टाइम पीरियड कौन है, तो फिर कन्फ्यूजन होगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। क्योंकि यहाँ पर जब पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, जब जब डिक्लाइन होगा, अनस्टेबिलिटी होगी किसी भी सोसाइटी में, तो वहाँ पर बहुत सारे बाहर के लोग आके वहाँ पर अपना कंट्रोल बनाना चाहेंगे। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर जब देख रहे हैं कि सब आपस में लड़ रहे हैं, सब आपस में इधर गंगा वैली वाला रीजन में लड़ रहे हैं सब आपस में, और यहाँ पर तो उस समय, इस समय अगर देखते हैं जो ये टाइम है, तो ये आप देखिए तो ये टाइम उसी टाइम का, अगर बुद्ध जी का हम बोले तो बुद्ध जी का अगर देखते हैं तो बुद्ध जी का 563 से लेके 483, ये इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। ये कंटेम्पोररी बहुत ज़रूरी है। जैन जी का देखें तो जैन जी 539 से 487, ये राम जैन जी BC, सब BC में है, ठीक ना। अब उसी टाइम देखिए आप यहाँ पर, अब खुद देखिए यहाँ पर दरासस, अब इन्हीं के कंटेम्पोररी आपका देखिए बिंबिसार है, अजातशत्रु भी है, ठीक, उदयन भी है, ठीक ना। उदयन नहीं है, बिंबिसार अजातशत्रु इनके कंटेम्पोररी है दोनों के। बिंबिसार हर्षा डायनेस्टी का, बिंबिसार बिंब कर लिख दे रहे हैं, अजात एजे लिख दे रहे हैं, अजात दोनों इसके कंटेम्पोररी हैं, ठीक। दोनों देखिए इसका एक्सपेंड कर रहे हैं। अब देखिए 530 BC आप देख रहे हैं, 530 साइरस यहाँ तक आ गया है, सुलेमान की था बियॉन्ड पार करके, ये वाला रीजन दिख रहा है आपको। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं हम, ये वाला रीजन में आपका आ गया, इतना रीजन तक को कवर कर लिया साइरस सेकेंड। ये हाकमनिया एम्पायर का है, तो हाकमनिया एम्पायर का ये जो साइरस सेकेंड है ये यहाँ तक आ गया था। उसके बाद द्रायसस सेकेंड फर्स्ट यहाँ तक आता है, ये वाला रीजन कब आता है, तो 483 देख रहे हैं। तो ये साइरस जो है आप देख सकते हैं कि बिंबिसार के भी कंटेम्पोररी है, और बुद्ध जी के भी कंटेम्पोररी है। अजातशत्रु उसके बाद में आते हैं, तो अजातशत्रु के नहीं कंटेम्पोररी है, क्योंकि अजातशत्रु है 499 और 90 के बीच में आते हैं, ठीक है ना, 400
98 या 90 के बीच में। तो ये 483 अजातशत्रु, लेकिन 483 अब देखिए ये आपका बुद्ध जी के कंटेम्प्रेरी अजातशत्रु। अब दरायसेस सेकंड जो है देखा, दरायसेस फर्स्ट जो है ये आपका अजातशत्रु का कंटेम्प्रेरी समकालीन, और यहाँ तक आ जाता है और ये यहीं पर अपना लड़ रहे होते हैं, मगध को और एक्सपेंड कर रहे होते हैं। ठीक, उस और उदाइन के बाद यानी उदाइन अब हरिणका डायनेस्टी खत्म होती है, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आती है, तो ये यहाँ पर बने रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये यहाँ तक ये क्या करते हैं कि दरायसेस फर्स्ट, दरायसेस सेकेंड, दरायसेस थर्ड और साइरस जेरॉक्स भी आता है। ठीक, जेराक्सेस का जब युद्ध होता है अलेक्जेंडर के साथ, जेराक्सेस का युद्ध होता है। ठीक, तो ये कहा जाता है कि जो ये अखमेनिया एम्पायर है, इन्होंने इंडिया के लिए अलेक्जेंडर को रास्ता दिखाया, ये रास्ता तैयार किए। ठीक, आपको ये एक साथ हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जब बिम्बिसार है, जब ये बिम्बिसार है इस टाइम, तो देखिए मगध इस वाले रीजन में अंगा को ले लिया है, वत्सा यहाँ पर है, कौशल यहाँ पर है, अवंती यहाँ पर अपना। अजातशत्रु के टाइम ये बढ़ जाता है, इतना वाला रीजन ले लेता है, कौशल भी ले लेता है, वस्त्र भी लेता है, बेज्जी भी लेता है, मगधा तो ये, और ये वाराणसी भी ले लेता है। अवंती को तो लेता ही लेता है, अवंती तो ये बिम्बिसार करता है। अब देखिए शिशुनाग डायनेस्टी को देखेंगे तो शिशुनाग इसके बाद बनता है। तो शिशुनाग डायनेस्टी का आप देखेंगे तो शिशुनाग डायनेस्टी आपका अवंती से लेके इतना मगध चंपा सब हस्तिनापुर वाला नहीं, यानी मथुरा के उधर नहीं जाता है। ठीक, ये रीजन इनका है, एक क्या वत्सा और अवंती दोनों को कंट्रोल में ले रहा है। ठीक, इसीलिए मैप देखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप देखिए नंदा डायनेस्टी। अब ये नंदा डायनेस्टी के टाइम, नंदा डायनेस्टी देखिए कलिंगा तक, यहाँ पर हाथी गुफा का इंस्क्रिप्शन है। कौन सा? हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो मिलता है उस पर इसका है, नंदा डायनेस्टी। फिर यहाँ पर देखिए ये साउथ तक आ गए हैं, बोला गया ना, कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि साउथ तक ये कंट्रोल करता था। साउथ आ गया, विंध्या रेंज को पार कर डेक्कन में आ गया, डेक्कन वाला रीजन को पार करके अपना राज्य कर रहा है। ठीक, पूरा ये यहाँ पर खम्भाट के, यहाँ पर खम्भाट वाले पार्ट में आ गया। फिर बैराट तक आ जाता है, बैराट मथुरा, बैराट एमपी में है। फिर मथुरा, और ये आपका हरियाणा, दिल्ली, पंजाब तक लेके जाता है अपना रीजन, और ये पूरा फुट हिल, हिमालय का फुट हिल लेते हुए पूरा ये बांग्लादेश तक लेके जाता है, बांग्लादेश को कैप्चर कर लेता है, नॉर्थ ईस्ट। तो इतना इसका एरिया डाइन, लेकिन ये इस वाला पार्ट में उधर नहीं था, उधर छोटे छोटे किंगडम बहुत सारा था। अलेक्जेंडर उन्हीं से तो लड़ता है आके। और ये वाला पार्ट अगर देखते हैं तो इधर अलेक्जेंडर, इधर अपना यहाँ पर अखमेनिया वाले डायरेसेस फर्स्ट यहाँ बैठा है, डायरेसेस थर्ड यहाँ बैठा है। ठीक है ना, ये सब हो रहा है तो यहाँ पर ड्राइसेडी सेकेंड थर्ड यहाँ बैठा है। ठीक, अब यहाँ पर अलेक्जेंडर आएगा, युद्ध करेगा। ठीक, अब अलेक्जेंडर का इन्वेंशन देखिए। अब अलेक्जेंडर जब इंडिया में आता है तब क्या, ये आपका नंदा एम्पायर अपना उसी पोजीशन में पड़ी है। अब यहाँ पर देखिए अलेक्जेंडर कैसे आता है, तो पहले इस रास्ते से आता है, इस रास्ते से आता है अलेक्जेंड्रिया। फिर एक कम्भोज जो वाला पार्ट है, कम्भोज और तक्षशिला का भी राजा होता है, उसको अपने कंट्रोल में रहता है, और पोरुस से युद्ध होता है। ठीक, और उससे पहले अखमेनिया एम्पायर से लड़ता है, जिसमें एक जेरॉक्स को हराता है। ठीक, और ड्राइसेस थर्ड आप भी पढ़ेंगे। ड्राइसेस थर्ड जो है वो क्या करता है, अब इंडियन पीपल को लेता है और अलेक्जेंडर की आर्मी से लड़ जाता है। ठीक, ये चंद्रगुप्त एम्पायर का टाइम का। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, अब इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पर फॉरेन इन्वेंशन में अगर देखते हैं, फॉरेन का आगमन का देखते हैं कि फॉरेन कैसे अटैक करते हैं, तो सबसे पहले पर्शियन आते हैं। पर्शियन को ईरानियन भी बोला गया है। ठीक, तो पर्शियन सबसे पहले आते हैं, और पर्शियन का ही फुटप्रिंट लेके ग्रीक आते हैं, अलेक्जेंडर मकदूनिया से आते हैं। तो पर्शियन का इन्वेंशन देखते हैं, तो उसमें से उसका जो अखमेनिया एम्पायर का होता है साइरस। ये साइरस कब है, तो 558 से लेके 598 से लेके 530 तक। तो अब यहाँ पर हम एक चीज़ आपको हम समझना चाहेंगे, क्लियर करना चाहेंगे, थोड़ा सा जगह रहे तो लिखने में भी सही रहेगा।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे बुद्ध जी का क्या टाइम पीरियड था। तो बुद्ध जी का 563 से लेके 5 सही से लिखा था ही नहीं है महाराज, 583। जैन जी का लिखेंगे, महावीर जैन का, तो महावीर जी 539 से लेके ये 400 होगा, 400 ठीक, 400 फिर 487 ठीक, याद रहे ये जैन जी का। अब बिंबिसार का लिखेंगे तो बिंबिसार को बिंब लिख देते हैं, बिंब ठीक, इसलिए लिख रहे हैं कि हमको क्लियरिटी रहे। तो बिंबिसार का लिखते हैं, तो बिंबिसार कहाँ से कहाँ का था, तो 545 से बोल देते हैं, 545 से लेके 495 तक। यहाँ पर लिखते हैं बिंबिसार अरण्यका डायनेस्टी का। बिंबिसार 545 से मान लेते हैं, 545 एक्यूरेट नहीं याद आ रहा है, तो 400, अब हर जगह अलग अलग बुक में बदलता रहता है, 494 और अजातशत्रु अजातशत्रु का देखते हैं, तो 494 से लेके 450 ठीक। अब यहाँ पर आप देख लीजिए साइरस किसके कंटेम्पोररी है, बुद्ध जी के भी, जैन जी के भी, बिंबिसार के भी, अजातशत्रु के नहीं ठीक। तब साइरस द ग्रेट साइरस द ग्रेट बोला गया, वाज द ग्रेटेस्ट कंकोर द हकमनियन एम्पायर। हकमनियन एम्पायर का ग्रेटेस्ट कंकोर था, कंकोर करने वाला। ही वाज द फर्स्ट कंकोर हु लीड द एक्सपेंडेड एंड इंटर इंडिया, एक पहला जो था इंडिया में एंटर हुआ और कैप्चर द गंधार रीजन। सोचिए तक्षशिला वाला गंधार रीजन को कैप्चर कर लिया ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपको फर्स्ट कंक्वेस्ट था, ये यहाँ पर याद करने वाली चीज़ है। ये कैप्चर द गंधार रीजन। ऑल इंडियन ट्राइब टू वेस्ट ऑफ इंडस रिवर सबमिट टू हिम द पैट ट्रिब्यूट। सोचे ट्रिब्यूट देने लगे सब साइरस को। हिज सन खम्बेस हैड नो टाइम टू पे अटेंशन टुवर्ड द इंडिया। अब इसका बच्चा जब बनता है तो वो उतना नहीं देता है। अब ड्राइसेस सेकेंड फर्स्ट आता है, ड्राइसेस फर्स्ट आता है, ये भी किसके कंटेम्पोररी है, तो आप देखिए अजातशत्रु के कंटेम्पोररी आ जाएगा, बुद्ध जी के भी, जैन जी के भी कंटेम्पोररी ठीक। ड्राइसेस फर्स्ट ग्रैंड सन ऑफ साइरस, अब इसका ग्रैंड सन है, कंकोर्ड इंडस वैली 518 में कंकोर्ड कर लिया ठीक, इंडस वैली। अजातशत्रु का अभी पावर में नहीं है, बिंबिसार है। एंड अनेक्स द पंजाब एंड सिंध, ड्राइसेस फर्स्ट ही पंजाब सिंध को एनेक्स कर लेता है। दिस रीजन बिकम द 20th क्षत्रप ऑफ द हिज एम्पायर, 20th क्षत्रप बन जाता है ठीक ना। सोचिए 20th क्षत्रप बन जाता है, 20th क्षत्रप ऑफ एम्पायर कौन सा, पंजाब और सिंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1518 में। इट इज मोस्ट फर्टाइल लैंड, वो हकमेनियन एम्पायर का बहुत फर्टाइल प्रोविंस रहती है। ड्राइसेस सेंड नवल एक्सपेंडिचर अंडर द स्काईले टू एक्सपेंड द इंडस। सोचिए नवल एक्सपेंडेशन भेजता है कि जाओ और इसको इंडस वाले को एक्सप्लोर करो कि क्या है। अब साइरस, अब जेरोक्स आता है, जेरोक्स, अभी जेरोक्स आएगा, यही से होगा लड़ाई किसका, ग्रीक का। जेरोक्स अनटाइट यूटिलाइज हिज इंडियन प्रोविंस टू स्टैंड हिज पोजीशन। यानी जो जेरोक्स था 465 के टाइम आता है और 65 तक रहता है, अजातशत्रु का टाइम भी है ठीक। और ये डेथ के बाद है, किसके डेथ के बाद, तो इस समय सभी लोग, कोई चिंता नहीं है, बुद्ध जी भी नहीं और महावीर जी भी नहीं। ही डिप्लॉय द इंडियन, अब ये इंडियन प्रोविंसी का यूज करता है अपने मजबूती में। ही डिप्लॉय द इंडियन इन्फेंट्री एंड कैवेलरी टू ग्रीस टू फाइट हिज अपोनेंट। सोचिए ये इंडियन को अपने सेना में भर्ती कर रहा है कि चलो ग्रीस से फाइट करना है, और अपने जो भी इससे युद्ध करता था उनसे युद्ध करवाता था। अंग्रेजों वाली कहानी शुरू कर दिया था
ठीक है, जिससे अंग्रेज आए थे और हमारे ही लोगों को भर्ती करके हमारे ही प्रति लड़वाता था, लेकिन ये हमारे लिए प्रति नहीं, ये दूसरों से प्रति लड़ रहा था। लेकिन कहाँ, हमारे लिए नहीं लड़ा था। जो सिंध प्रोविंस में या पंजाब प्रोविंस में जो लोकल किंग रहे होंगे इंडिया के, उससे तो इन्हीं से लड़वा रहा था ना। बट दे ट्रीटेड आफ्टर द जेरोक्स फेस डिफीट इनटू ग्रीस, और ग्रीस में हार जाता है। आफ्टर हिज फेलियर अखमेनियन कुड नॉट फॉलो द फॉरवर्ड पॉलिसी इन इंडिया, जब हार जाता है तो अखमेनिया एम्पायर जो है फॉरवर्ड पॉलिसी इंडिया में, जहाँ जो स्थिति बनी थी उसी स्थिति में अपना पड़ा रहता है। ठीक, और इसी पर ही एक किताब लिखी गई है, खतरनाक किताब, द हिस्टोरिया, कि जेरासस और अलेक्जेंडर और ग्रीक की फाइट पर एक किताब लिखी गई है, जिस किताब का नाम है द हिस्टोरिया। इस किताब को लिखने वाला जो है हिस्ट्री का फादर बन जाता है, जिसका नाम दिया गया है क्या, हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है फादर ऑफ हिस्ट्री है, और वो किताब लिखता है इसी फाइट पर, इसी फाइट की कहानी लिखा है। उस किताब का नाम है द हिस्टोरी। ठीक, तो सोचिए, एक है जो दो एम्पायर के युद्ध पर कहानी एक किताब लिख देता है, और लिखने के बाद वो फादर ऑफ हिस्ट्री बन जाता है ना कमाल की बात। इसीलिए कहते हैं मेहनत कभी जाया नहीं जाती है। ड्राइसस सेकेंड enlisted इंडियन सोल्जर टू फाइट अगेंस्ट द अलेक्जेंडर 330 BC। अब सोचिए ये भी क्या करता है, जैसे सेकेंड भी अलेक्जेंडर के अपोजिट अगेंस्ट लड़ने के लिए इंडियन सोल्जर को लेता है। इट एविडेंट दैट कंट्रोल द पर्शियन स्लाइकेंड ऑन द अलेक्जेंडर इन्वेंशन इंडिया, और इसका क्या हुआ, अलेक्जेंडर इन्वेंशन को ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और अखमेनिया एम्पायर ही इनको रास्ता दिखाता है कि देखो इंडिया है, बहुत सारा वेल्थ है, यहाँ बहुत सारा पैसा है। क्योंकि अब सोचिए कि ये लोग जब ये सिंध प्रोविंस और पंजाब प्रोविंस से ये लोग इतना पैसा लेते हैं, इतना फर्टाइल लैंड होता है कि ये सबसे रिचेस्ट प्रोविंस इनका होता है, मोस्ट फर्टाइल पॉपुलस प्रोविंस ऑफ अखमेनिया एम्पायर का बन जाता है, जिसको 20 क्षत्रप कहा गया है। इनके यानी बहुत सारे क्षत्रप यानी प्रोविंस होंगे, प्रोविंस को क्षत्रप बोलते थे, तो बहुत सारे क्षत्रप प्रोविंस होंगे, और जिसमें से 20 नंबर का प्रोविंस है ये उनका एम्पायर का सबसे मोस्ट फर्टाइल था। यहाँ से बहुत ज़्यादा उनको रेवेन्यू मिल रहा था। सोचिए, अब जब रेवेन्यू मिल रहा था तो उधर से ग्रीक जब आएंगे तो उनको तो पता चलेगा कि कहाँ से पैसा कमा रहा है भैया, ये कहाँ से आ रहा है। अब उसके पीछे पड़ जाएगा, पड़ोसी है, एक दुश्मन भी, पड़ोसी सबसे बड़ा दुश्मन, तब वो पड़ जाता है और इनको रास्ता इनके रास्ते पर ही आता है और देखता है कि वाह क्या मज़ा आ गया, और वो इनको हराता है और इंडिया में प्रवेश करता है। ठीक, आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ पर्शियन इन्वेंशन। पर्शियन इन्वेंशन का इफेक्ट क्या है इंडिया पर, उसके बारे में राइटर बोलना चाह रहा है। तो कह रहा है द पर्शियन इन्वेंशन प्रोवेंसी इम्प्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इंडो ईरानियन कॉमर्स। अब इनके कारण क्या होता है कि इंडो ईरानियन जो कॉमर्स है वो इंक्रीज होता है। सही बात है भैया, जो ट्रेड होगा उसका ग्रो होगा, आज भी हम लोग ट्रेड करते हैं। आल्सो इट प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द अलेक्जेंडर इन्वेंशन, ग्राउंड भी दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं भैया। यूज द खरोस्ती स्क्रिप्ट, अब देखिए खरोस्ती स्क्रिप्ट का यूज हो रहा है, इसका अशोक भी करेगा खरोस्ती स्क्रिप्ट। खरोस्ती स्क्रिप्ट का ईरानियन स्क्रिप्ट है, फॉर्म ऑफ द ईरानियन राइटिंग पॉपुलर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो इसीलिए नॉर्थ वेस्ट में गंधार में जब अशोक का आयरन पिलर मिलता है, और उसका आयरन पिलर नहीं तो उसको रॉक एडिक्ट मिलता है, तो उस पर खरोस्ती में भी लिखा गया है। ठीक, तो इसको याद रहेगा, खरोस्ती का यही जन्मदाता है कौन, पर्शियन। देखिए यहाँ पर राइटर बोल भी रहा है, हम झूठे बता रहे हैं यार ज़्यादा। अशोका एडिक्ट वेयर रिटर्न इन द स्क्रिप्ट, अशोका इसीलिए इसका यूज किया है, इस स्क्रिप्ट को राइट किया है एडिक्ट में। वेयर वी आर एबल टू सी द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन आर्ट एंड अशोका मौर्यन आर्ट। मौर्यन आर्ट में हम पर्शियन आर्ट का इन्फ्लुएंस देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन आर्ट एंड द मौर्यन आर्ट हम आराम से देख सकते हैं। पर्टिकुलरली द मोनोलिथिक पिलर ऑफ अशोकन स्कल्पचर फाउंड देम, जो मोनोलिथिक पिलर था उसमें हम देख सकते हैं, जो इस और स्कल्पचर जो फाइंड हुआ उसमें देख सकते हैं कि ये पर्शियन का इन्फ्लुएंस था। द वेरी आइडिया ऑफ इशू ऑफ एडिक्ट बाई अशोका वंडर यूज इन द एडिक्ट वेयर अटैक द ईरानियन इन्फ्लुएंस। आज जो एडिक्ट था वहाँ भी अशोक जो है ईरानियन का इन्फ्लुएंस था। सो इन शॉर्ट ईरानियन कनेक्शन विथ इंडिया प्रूव मोस्ट फ्रूटफुल देन द शॉर्ट लिव इंडो मैक्सिडोनिया कंटेक्ट। तो इंडो और मैक्सिडोनिया मतलब ग्रीक जो अलेक्जेंडर आता है उनके कंपेयर में अगर ईरान का देखा जाए तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है।
बहुत ज़्यादा इंडिया को लाभ मिलता है। अब अलेक्जेंडर का इन्वेंशन देखा, अलेक्जेंडर उनका टाइम पीरियड बता रहा है। राइटर बोल रहा है कि अलेक्जेंडर जो है इन्वेंट किया था इंडिया में 327 BC से 325। ठीक, पॉलिटिकल कंडीशन उस समय क्या था जब ये इंडिया में आया था। पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द ईव ऑफ द अलेक्जेंडर इन्वेंशन। तो यहाँ पर क्या पॉलिटिकल कंडीशन था उसके बारे में राइटर बोल रहा है। तो देखते हैं क्या कंडीशन बता रहा है राइटर। तो राइटर बोल रहा है आफ्टर 2 सेंचुरी द पर्शियन इन्वेंशन, यानी 2 सेंचुरी, पर्शियन इन्वेंशन बहुत पहले हो चुका था, उसके 2 सेंचुरी के बाद, यानी 200 साल के बाद द अलेक्जेंडर फार्म द मकदूनिया इनवाइट द इंडिया। ठीक, तो अलेक्जेंडर जो है मकदूनिया, अलेक्जेंडर के फार्म में आते हैं इंडिया के इन्वेंशन करने, अलेक्जेंडर मकदूनिया के। ऑन द ईव ऑफ द हिज इन्वेंशन देयर वाज वेयर नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम नॉर्थ वेस्ट साइड में छोटे छोटे किंगडम थे। द लीडिंग किंग अम्बी ऑफ तक्षशिला का लीडिंग किंग था, रूलर ऑफ अम्बी सार पोरस हु द रूल द रीजन ऑफ बिटवीन द रिवर और झेलम। पोरस जो था अभिसार का जो पोरस राजा था वो चेनाब और झेलम के बीच में रूल करता था। देयर वाज मैनी रिपब्लिक स्टेट लाइक न्यासा, यानी छोटे छोटे किंगडम थे और उसमें 2 ही मेन आप देखें तो अम्बी तक्षशिला का था जो उसके साथ गुलामी कर गया। अभिसार जो रूलर था, अभिसार का रूलर पोरस था, चेनाब और झेलम के बीच में था, CJI यानी इसके बीच में था। और अगर इन शॉर्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया रिमेन द मोस्ट डिसयूनिटी पार्ट ऑफ इंडिया। तो डिसयूनिट था पार्ट ऑफ जो सेंट्रल इंडिया, जो वेस्टर्न इंडिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया का देखेंगे तो वहाँ पर यूनिटी नहीं थी, वो पूरा अलग था, सब अलग अलग अपने में थे। और यहाँ पर धनानंद जो था वो कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि हम यूनिटी बढ़ाएं, वो अपने में मस्त था, लूटने में पैसा। रूलर वेयर फाइट विथ अनदर, रूलर क्या थे, एक दूसरे को फाइट करते रहते थे। दे वेयर कम टुगेदर अगेंस्ट द कॉमन इनेमी एट। अब कब वो एक साथ मिल के कभी भी यूनिटी नहीं दिखाया कि चलो एक कॉमन इनेमी आया अलेक्जेंडर, उसके साथ मिल के हम लड़ने, चाहे अलेक्जेंडर हो, चाहे पर्शियन हो, चाहे मकदूनिया का, दोनों में से किसी के साथ वो लोग नहीं लड़ते हैं। और ये किसी का लाभ ये पाता है, कौन, अलेक्जेंडर। इट वर नॉट इजी टू अलेक्जेंडर टू ओवरकम टू सो मैनी सोर्स ऑफ द अपोजिशन। और ये अलेक्जेंडर के लिए आसान भी नहीं था कि यहाँ पर अपोजिशन के बहुत सारे सोर्स थे, यानी इसका विरोध करने वाले बहुत थे। ठीक, लेकिन उनका सब कमजोर थोड़े थे। कॉज ऑफ अलेक्जेंडर के आने का रीजन क्या, कॉज ऑफ इन्वेंशन। अलेक्जेंडर असेंड द थ्रोन ऑफ द मैकेडोनिया ऑफ द डेथ ऑफ द फादर फिलिप्स अपने पापा के मरने के, अपने पापा के फिलिप्स जो है 334 में मर जाता है। तो अलेक्जेंडर क्या मकदूनिया के गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर बैठते ही ये कहता है कि हम तो दुनिया को जीतेंगे। ठीक, दुनिया जीतने में निकल जाता है। तो सबसे पहले ये क्या, पर्शियन और दुनिया को जीतता है। ठीक, ही कंक्वर्ड द पर्शिया डिफीट ड्राइसस थर्ड को डिफीट करके पर्शिया को लेता है इन द बैटल ऑफ अर्बेला 330 में। अब सोचिए 330 में यहाँ पर युद्ध हो रहा है। अब 330 ये टाइम लाइन आपको हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। 330 अगर नहीं बैठाएंगे तो फिर आप, यानी चंद्रगुप्त के जस्ट 30 साल पहले चंद्रगुप्त कब राजा बनता है, तो चंद्रगुप्त 320, कहीं 21 भी कहा गया है, कहीं 25 भी कहा गया है, कहीं 23, 20 मान के चलते हैं, 10 साल पहले। ठीक, 10 साल पहले ये क्या ड्राइसस को हरा देता है और बैटल ऑफ अर्बेला। ही आल्सो एम टू फर्दर कॉन्क्वेस्ट ईस्ट वेस्ट, और आगे की तरफ ही बढ़ जाता है और रिकवर द लॉस ऑफ द पर्शियन क्षत्रप ऑफ इंडिया। और ये जितने भी इंडिया के जो क्षत्रप है पर्शियन का ऑफ इंडिया में, उसको भी कंट्रोल करना चाहता है, रिकवर। तब राइटर ऑफ ग्रीक ऑथर लाइक द हेरोडोटस, देखिए इसका कहानी में बताया था, हेरोडोटस अबाउट फ्लोवेस वेल्थ ऑफ इंडिया अटैक द अलेक्जेंडर। और हेरोडोटस इतना कहानी में लिख देता है कि वो अलेक्जेंडर उस इंडिया की वेल्थ के अटैक में आता है, धन के, और वो इंडिया की तरफ आ जाता है। हेरोडोटस कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री बोला गया है। ठीक, हाउ moreover his interest in geographical inquiry and love of natural history urged him to undertake of invention of India. He believed on that eastern side of India there was the continuous of the sea, और ये सोच रहा था कि इंडिया के ईस्ट में जो सी है, लैंड है, ये नहीं है। अकॉर्डिंग द जोग्राफिकल नॉलेज ऑफ हिज पीरियड, सो हिज, देखिए ये इसको इंफॉर्मेशन था। ठीक, अगर यहाँ पर देखें तो ये थोड़ा सा उल्टा आ गया है, इसको उल्टा कैसे कर सकते हैं।
यहाँ बेबीलोन है, ये मेडिटेरियन सी है, इसको देख सकते हैं घुमा के, ठीक ना। यहाँ पर इंडिया, ये मैप ही गलत बना दिया गया है, ठीक। अलेक्जेंडर कैंपेनिंग का है, ठीक। He thought by the conquering India, he would also conquer the eastern boundary of world. ये चाहता था कि ईस्टर्न बाउंड्री को भी, पूर्वी बाउंड्री को भी हम कंकोड कर लें। अब बैटल ऑफ हाइडर पास 330 में सोचिए, द्राइसस थर्ड को हराता है। उसके बाद ये सिंध के पास, ये इंडस रिवर के बाद चिनाब और झेलम तक आ जाता है। और 327 में लेजेंडर अक्रॉस द हिंदू कोस्ट माउंटेन एंड स्पेंड नियरली 10 मंथ द फाइट विथ ट्राइबल, 10 मंथ तक ट्राइब से लड़ाई करता है। ही अक्रॉस द इंडस को 326 में पार कर देता है। विथ द हेल्प ऑफ द ब्रिज ऑफ द बोट का ब्रिज बना देता है। ही आल्सो वार्मली रिसीव बाय द अम्बी, ये वेलकम किया जाता है। वह अम्बी जो तक्षशिला का राजकुमार राजा होता है, वो इसका वेलकम करता है, रूरल होता है, वेलकम एकदम वार्मली, एकदम गर्व से, आ जाओ मेरे दोस्त, सरेंडर बोल देता है। फ्रॉम देयर अलेक्जेंडर सेंड द मैसेज टू पोरस, अब वहाँ से अलेक्जेंडर मैसेज भेजता है पोरस को कि तुम सबमिट कर दो, आ जाओ मेरे शरण में। बट पोरस रिफ्यूज डिसाइड टू फाइट अगेंस्ट अलेक्जेंडर, लेकिन पोरस तो आदमी असली मर्द होता है, वो युद्ध कर देता है। आ जाओ तुमको चीर फाड़ देंगे। और पोरस में अलेक्जेंडर में चपक के युद्ध होता है। अलेक्जेंडर मार्च द फ्रॉम द तक्षशिला बैंक ऑफ रिवर हाइडापास रिवर बोला गया झेलम को। झेलम पर बैटल ऑफ हाइडापास होता है और उसमें अलेक्जेंडर अम्बी को हरा देता है, लेकिन उसके वीरता से खुश हो जाता है। वाह क्या मज़ा है, पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक। अदर साइड द रिवर्स ऑफ द आर्मी ऑफ पोरस, वेस्ट आर्मी हैड द वन वेयर हैवी फ्लड इन द रिवर। अलेक्जेंडर वाज नॉट एबल टू क्रॉस। आफ्टर द फ्यू डे ही क्रॉस द रिवर और फेमस बैटल हाइडर पास फाट ऑन द प्लेन ऑफ कारी पर ही होता है, याद कर लीजिए कौन सा प्लेन पर, कारी। इट वेज वेल कंटेस्ट बैटल, although the Porus had a strong army, but he lost the battle. Alexander was impressed by the courageous heroism of his Indian prince, treated him generously and reinstalled him his throne. और उसके वीरता से इतना खुश होता है कि कहता है कि भाई ठीक है तुम हार गए, लेकिन तुमको मैं सब कुछ देके चलता हूँ। उसका सब कुछ साम्राज्य वापस दे देता है। अलेक्जेंडर अब उसके आगे फिर बढ़ता है। अलेक्जेंडर कंटिन्यू टू मार्च फॉर द ब्यास रिवर, इनकाउंटर द अपोजिशन फ्रॉम द लोकल ट्राइब, और लोकल ट्राइब से उसका युद्ध चलता रहता है। ही वांट टू प्रोसीड स्टिल फर्दर ईस्टवर्ड गंगेटिक प्लेट, अब वो ईस्टवर्ड की तरफ गंगेटिक वैली की तरफ आना था। बट ही कुड नॉट डू सो बिकॉज ही सोल्डर रिफ्यूज टू फाइट, लेकिन वो जब गंगा यूनिटी बनता है, गंगा यमुना के दोहाब की तरफ बढ़ना चाहता है, तो उस समय के जो उसकी आर्मी होती है इतनी थक गई होती है कि वो रिफ्यूज कर देती है। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है कि वो धनानंद के पावर और उसकी आर्मी को जानते हैं, सुनते हैं और उससे डर जाते हैं। दो रीज़न। हार्डशिप प्रोलांगर वारफेयर मेड ट्राई देम वांट टू रिटर्न होम, और बहुत सारे हार्डशिप किए थे, वो चाहते थे कि घर चले जाए। अलेक्जेंडर कुड नॉट प्रेशराइज them and therefore decide to return home. He made argument to took after his conquered territory in India. अब ये डिसीजन करता है, अरेंजमेंट बनाता है कि भैया जो इंडिया से हम टेरिटरी किए हैं तो इसको देख रेख करने के लिए किसी को तो दिया जाए। तो वहाँ पर क्या करता है कि ही डिवाइड द होल टेरिटरी फ्रॉम इंडस टू ब्यास इनटू 3 प्रोविंस। अब ये 3 प्रोविंस में डिवाइड कर देता है एंड पुट द अंडर हिज गवर्नर। अब वहाँ पर 3, अब जो जितना भी ये इंडिया वाले पार्ट को जीता रहता है वहाँ पर गवर्नरशिप चलाता है, यानी 3 को गवर्नर बैठा देता है, ठीक। जिसमें से एक द्राइसस और उसमें से एक सिलूकस निकोटर हमारा फेमस है, क्योंकि वही हमारे बहुत सारे काम में आता है। आगे हिस्ट्री में उसका बहुत सारा काम है। ही रिट्रीट बिगेन अक्टूबर 326 BC, और ये वापस 326 BC में वापस जाना था। एंड रिटर्न जर्नी वाज नॉट फ्री फ्राम द ऑर्डेल मैनी रिपब्लिक ट्राइब अटैक हिज आर्मी। जब वापस जाने लगा तब फिर जितने भी ट्राइबल रिपब्लिक की आर्मी थी वो इन पर बार बार अटैक करती रही। भाई जाहिर बात उनके साम्राज्य को तुम हरा के जा रहे हो तो फिर वापस आएंगे, फिर इकट्ठा करके फिर वो लड़ेंगे, तुमको छोड़ेंगे तो नहीं। एनी हाउ ही मैनेज टू रीच द बेबीलोन, और कैसे होकर के बेबी बियॉन्ड द इंडस रिवर से दूर निकल जाता है। ऑन हिज वे ही रिच बेबीलोन पहुँच जाता है। वेयर ही द फील सीरियस इल, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है, सीरियस इल हो जाता है और डाई हो जाता है। 323 BC में मर जाता है।
अलेक्जेंडर इन्वेंशन का इफेक्ट क्या है? जब अलेक्जेंडर इन्वेंशन करता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? इफेक्ट ये पड़ता है, देखिए क्या बोल रहा है राइटर। राइटर यहाँ बोल रहा है, द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेंशन वाज दैट इज द इंकरेज द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन नॉर्थ इंडिया अंडर द मौर्याज। अब यहाँ पर यूनिफिकेशन की बात आती है, अखंड भारत की बात आती है, और चाणक्य जो है चंद्रगुप्त को तैयार करता है कि हम अखंड भारत बनाएंगे, और अखंड भारत के यानी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की बात होता है, और वहाँ से वो ठीक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन पहला इफेक्ट मिलता है। ये आपको मेंस में अगर पूछ दे तो आप लिख सकेंगे, लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। द सिस्टम ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट कम टू इंड, और जितने भी छोटे छोटे किंगडम थे, इंडिपेंडेंट स्टेट थे, वो सब खत्म हो गए। अलेक्जेंड्रा इन्वेंशन है टू आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द वे ऑफ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ इंडियन एंड ग्रीक। और अलेक्जेंडर के इन्वेंशन से क्या होगा कि जो ग्रीक और इंडियन के बीच में कॉन्टेक्ट था वो डायरेक्ट हो गया, आप किसी कोई इंटरमीडिएटर नहीं। रूट ओपन टू हिम एंड हिज नोवल एक्सप्लोरेशन इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग फैसिलिटी फॉर द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया के लिए ट्रेड खुल गया इंडिया का, अब ट्रेड होने लगा। सोचिए इसी अलेक्जेंडर से लेकर ट्रेड शुरू होगा और आज तक ट्रेड चल रहा है। However, his aim annex the northwest India to his empire was not fulfilled due to his premature death। और ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया को अपने एम्पायर में मिलाने पर इसका कोई लाभ नहीं हो, क्योंकि बहुत पहले ही पुड़क गया, मर गया। His authority in the Indus Valley was short-lived one because of expansion of the Mauryan Empire under the Chandragupta Maurya। और जो ये अपना गवर्नेंस को छोड़ के गया था, यानी इंडस वाले रीजन, जो इंडिया से ये पार्ट जीता था, उसको 3 प्रोविंस में बनाया। उसको 3 प्रोविंस बनाने के बाद वहाँ पर 3 गवर्नर बनाया, लेकिन ये 3 गवर्नर से बहुत दिन तक नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य का एक्सपेंड करता है और उनको कंट्रोल में लेता है। उसके बाद अशोक आता है, उसके बाद इन लोग के संरक्षण में आते हैं। ठीक, रहते हैं, ख़त्म नहीं होते, कोई ख़त्म नहीं, इंड नहीं होता, डिक्लाइन होता है, उसके लिए काम करने लगते हैं। ठीक, तो ये हमारा था, इतना हम लोग किए। अब इसका कुछ क्वेश्चन है, उसको हम कर लेते हैं, 5 मिनट और लगेगा। ठीक, तो कैपिटल ऑफ मगधा क्या है? कैपिटल ऑफ मगधा यहाँ से कहाँ है? राजगृह। नंदा डायनेस्टी वाज प्रिसीडेड बाई, किसके द्वारा? नंदा डायनेस्टी किसके द्वारा प्रिसीड बाई किया गया? तो मौर्यन के द्वारा शिशुनाग था। ठीक, फिल करते हैं। अजातशत्रु किससे बिलोंग करता था? हरियाणा का डायनेस्टी। लास्ट रूलर धनानंद। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ था। अलेक्जेंडर डाई एट बेबीलोन कब हुआ था? तो 326 में उड़ गया। 326 से है ना, मर गया। 323 में मरा, 323 याद रहिए। डाई इन 323, ठीक, 326 में 323। ठीक, तो सेकेंड हो गया। ठीक, अब इसको मैच करना है, तो मैच कराते हैं। उदयन किसका था? उदयन नहीं, उदयाना किसका था? उदयाना किसका था? वत्स्या। ठीक, प्रद्योता किसका था? अवंती। प्रसन्नजीत किसका था? कौशल। बिंबिसार मगध। सही है? नहीं है तो रिपीट करिए, उसको सही कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर डिफीट द पोरस एनेक्स हिज किंगडम। नहीं, एनेक्स नहीं करता है, उसको दे देता है वापस। अलेक्जेंडर डिफीट द पोरस एंड ट्रीटेड हिम द जेनरियसली। अलेक्जेंडर कुड नॉट विन द आर्मी ऑफ पोरस, ये भी गलत। अलेक्जेंडर डिफीट अम्बी तो युद्ध नहीं करता है। ठीक, ये वाला सही है, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, चिराक्स वाज द फर्स्ट ग्रीक कंकोर्ड टू इंटर इंडिया। नहीं, चिराक्स नहीं था, साइरस था इंडिया में पहले बार घुसता है। ठीक, ग्रीक नहीं है, ये भी गलत है, अकमेनियन एम्पायर है, पर्सियन है। बैटल ऑफ हायदे पास वाज फाट करी प्लेन, करेक्ट। अलेक्जेंडर अनेक्स द सम पोर्शन ऑफ गंगनेटिक, गलत। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आपको हल करिए, इसको आप दीजिए। गिव द अकाउंट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेंशन इन इंडिया, ये आ सकता है पीसीएस में। डिस्क्राइब द राइज ऑफ मगधा एंड चीफ ऑफ द रूलर, ये भी आ सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन अब पीसीएस में आ सकता है, घुमा फिरा कर थोड़ा सा इधर उधर करके। ठीक, इम्पैक्ट पूछ सकता है, क्या इम्पैक्ट है, ठीक है ना? तो आप इसको कमेंट करके लिखिए
तो हम लोगों ने ये कंप्लीट किया। ठीक, अगली बार मिलेंगे तो मौर्यन एम्पायर का डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग बताइए, कुछ अगर इसमें कुछ और चेंज करना हो तो कर सकते हैं। अब इसमें पता ही नहीं चलता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। बस यही तो प्रॉब्लम है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में सही रहता है, यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं बन पा रहा है ना। तो ठीक है, तो हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया और अगली बार मिलेंगे तो हम लोग मौर्यन एम्पायर पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक, तब तक के लिए यहीं पर हम रोकते हैं। तो थैंक यू फॉर द वाचिंग एंड लिसनिंग। और पढ़ाई करते रहे चिपक के, बिना पढ़ाई किए कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। वीर भोग्य वसुंधरा, वीर भोग्य वसुंधरा।